CH51। अजय का इंतजार दूसरी तरफ से एक हॉस्पिटल। अजय डॉक्टर के केबिन में खड़ा होता है। डॉक्टर अजय को देखकर बोलता है, सर पेशेंट ने आज मूवमेंट की है, जो अच्छी बात है, मुझे रिकवरी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। जय डॉक्टर की बात सुनकर पूछता है, उनके होश में आने के कितने % चांसेस हैं? डॉक्टर जवाब देता है, अभी तो 50% चांस है, अगर इसी तरह उनकी बॉडी में हलन चलन रही तो बहुत जल्द वह ठीक हो सकते हैं। यह सुनकर अजय डॉक्टर के केबिन से निकलता है और आईसीयू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अजय कांच पर हाथ रखकर बोलता है, और कितने साल इंतजार करवाने का इरादा है? इतने साल लगते हैं या और 5-10 साल इंतजार करूं? बहुत मजा आ रहा है मुझे अकेले तड़पता हुआ देखकर। सोचती होगी कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारे बिना भी बहुत अच्छे से जी रहा हूं। अगर तुम्हें इसी तरह बिस्तर पर लेटे रहना, तुम मरते दम तक इसी तरह लेटे रहो। मैं तुमसे मिले तब तक नहीं आऊंगा जब तक मैं तुम्हारे होश में आने की खबर ना सुन लो। अजय के पीछे खड़ा डॉक्टर यह सब सुनकर अजय को देखकर मन में बोलता, कैसा इंसान है, पेशेंट से कोई इस तरह की बात करता है। पेशेंट को तो प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है, यह तो पेशेंट को भी धमकी दे रहा है। यह सोचकर अफसोस में सर हिलाता है। यह बोलकर अजय जाने लगता है। तभी डॉक्टर अजय को रोकते हुए बोलते हैं, सर मुझे आपसे एक बात करनी है। अजय बोलता है, बोलो। अगल बगल देखकर बोलता है, सर मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर अजय डॉक्टर के केबिन में जाता है, पीछे जाता है। डॉ अजय को बोलता है, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे हॉस्पिटल पर नजर रख रहा है। मुझे पक्का तो नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि कोई हॉस्पिटल पर नजर रखना और वीआईपी एरिया में बार बार आने की कोशिश कर रहा है, पर आपके बॉडीगार्ड्स और मैं आने नहीं दे रही, पर कोई ना कोई इधर साइड आने की कोशिश जरूर करता है। यह सुनकर अजय सिर्फ ठीक है बोलकर कमरे से निकल जाता है। डॉ अजय को देखकर अपने काम पर लग जाता है। कल रात की 8 बजे प्रिया कामिनी के घर से अपने घर वापस आती है तो देखती है कि सविता जी और टीना करण जी से वीडियो कॉल कर रही होती है। प्रिया भी दोनों के साथ वीडियो कॉल में ज्वाइन होती है और करण जी का थका हुआ फेस देखकर या को थोड़ा दुख होता है, पर वह खुद को समझाते हुए बोलती है, पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तीनों करीबन 1 घंटा करण जी से बात करते हैं। उसके बाद नर्स आकर बोलती है, क्या पेशेंट का आराम करने का वक्त हो गया, कल सेम टाइम में बात होगी। तीनों करण जी को गुड बाय और गुड नाइट बोलकर फोन रख देते हैं। सविता जी प्रिया को देखकर पूछती है, तुम अकेली आई? प्रिया ने सविता जी को जवाब दिया कि हाँ, अजय के होटल में आज कोई पार्टी है, इसलिए वह थोड़ा लेट आएगा तो मैं अकेले आ गई। सविता जी सुनकर प्रिया को बोलती है, तुमने खाना खाया? तो प्रिया हाँ में सर हिलाती है। सविता जी टीना और प्रिया को देखकर बोलती, ठीक है तुम दोनों जाकर आराम करो, दोनों को सुबह जल्दी उठना होता है। जी माँ बोलकर दोनों अपने कमरे में चली जाती है। सविता जी को आज बहुत खाली सा महसूस होता है। जिंदगी में पहली बार वह अकेलापन महसूस हुआ। थोड़ी देर हॉल में बैठने के बाद वह भी अपने कमरे में चली जाती है। टीना अपने कमरे में जाती है और अपने स्कूल का बचा हुआ होमवर्क करने के बाद फोन पर वीडियोस देखने लगती है। अपने कमरे में जाती है, चेंज करके अजय का आने का वेट करने लगती है। दूसरी तरफ शेखावत में अनुराधा जी के फोन पर सिद्धार्थ जी का फोन आता है तो पूरा परिवार अनुराधा जी को टेंशन में घूर रहे होते हैं। जैसे ही अनुराधा जी अपना फोन कट कर दिया, तरह जी शकुंतला जी आकर पूछती है, जी उन्होंने क्या बोला? अनुराधा जी शकुंतला को देखकर बोलती है, उन्होंने हाँ बोला। यह सुनकर शकुंतला जी खुशी के मारे नाचने लगती है। शकुंतला जी की खुशी देखकर वहां पर सब भी बहुत ही खुश होते हैं। डांस करते हुए अचानक शकुंतला जी रुकती है और सबको देखकर बोलते, तुम सब अभी खड़े क्यों, चलो जल्दी करो, शादी की तैयारी करनी है, बस 15 दिन ही बचे हैं। शकुंतला जी अनुराधा जी को देखकर बोलती, जी कितना सारा काम करना होगा, कैसे होगा इतनी कम दिनों में? अनुराधा जी शकुंतला जी का कंधा पकड़ते हुए बहुत ही आराम से शकुंतला को शांत कराते हुए बोलती हैं, तुम बिल्कुल शांत हो जाओ शकुंतला, सब हो जाएगा। सारे बच्चे आगे आकर बोलते, आप लोग बताते जाइए क्या करना है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। शकुंतला जी बच्चों की बात सुनकर खुश होते हुए भूल की है, चलो फिर अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। शकुंतला का एक्साइटमेंट देखकर अनुराधा जी बोलती है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कल सुबह से हम सब कुछ का इंतजाम करेंगे, अभी सब सोने जाओ, कल सुबह जल्दी उठेंगे, इंतजार में लग जाएंगे। यह सुनकर सब सहमति के लिए हाँ में सर हिलाते हैं और अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी विवान घर के अंदर आता है, जिसे देखकर सारे भाई बहन खुशी के मारे उसके आगे पीछे नाचने लगते हैं। इसे देखकर विवान पूछता है, तुम लोग रात को यह क्या करना है कर रहे हो? शिल्पा जवाब देती है, हम अपनी भाई की शादी की खुशी में नाच रहे हैं। यह सुनकर विवान अपनी फेस पर स्माइल कंटिन्यू रखता है और बोलता है, फिर अपने भाई की शादी का सारा काम तुम्हें ही लोगों को करना पड़ेगा। रियान खुशी खुशी बोलता है, जरूर भाई, हम आपकी शादी की काम नहीं करेंगे तो किसकी शादी के काम करेंगे? अनुराधा जी विवान के पास आकर बोलती हैं, विवान अब रागिनी को इंडिया बुला ही लो। विवान बोलता है, जी मां, कल ही मैं रागिनी को यहाँ पर लाने का इंतजाम करता हूँ। तभी पीछे से प्यारी और कड़क आवाज आती है, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही आ गई हूँ। यह सुनकर सब पीछे मुड़ते हैं तो रागिनी खड़ी होती है।
रागिनी ने ब्लैक कलर का वन पीस ड्रेस पहना है, उस पर लेदर का ब्लैक जैकेट, 3 इंच हील, फेस पर मिनिमम मेकअप, बाल कंधे तक आते हैं और खूबसूरत सा चेहरा जिसे देखकर कोई भी फिदा हो जाए। रागिनी को देखना अनुराधा जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रागिनी घर के अंदर आती है और सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। अनुराधा जी के पैर छूने लगती है, तभी अनुराधा जी रागिनी को कसकर गले लगा लेती हैं। रागिनी को मां के गले लगकर बहुत सुकून मिल रहा है। रागिनी विवान की भी गलती है और सारे भाई बहन आकर उसे इस तरह चिपक जाते जैसे मक्खी शहद पर चिपकती है। अनुराधा जी सबको देखकर बोलती है, अब चलो सब सोने के लिए, कल सुबह से तैयारी भी स्टार्ट करनी है। यह सुनकर सब अपना मेरे कमरे में जाते हैं। अनुराधा जी रागिनी को देखकर बोलती है, तुम्हारा कमरा वैसा का वैसा ही है जैसा तुम छोड़ कर गई थी। यह सुनकर आदमी स्माइल करती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अनुराधा जी विवान को देखकर पूछती है, तुमने खाना खाया? विवान हाँ मैं सर हिलाता है। अनुराधा जी विवान को बोलती है, तुम सोने जाओ, मैं रागिनी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती हूँ। विवान बोलता है, माँ आप सोने के लिए जाइए, मैं रागिनी के लिए खाना लेकर जाता हूँ। दीवान की बात सुनकर रागिनी बहस नहीं करती है और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। विवान किचन में जाता है, रागिनी के लिए खाने की प्लेट तैयार करता है, उसके कमरे में लेकर जाता है। विवान जैसे कि रागिनी कमरे के पास पहुंचता है और दरवाजा खुलता है तो देखता है रागिनी विहान की फोटो के सामने खड़ी है। विवान कमरे के अंदर जाता है, रागिनी के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। विवान विहान की फोटो देखते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें इंडिया आने से मना किया था, फिर तुम अचानक क्यों आई? रागिनी विवान को देखकर बोलती है, मेरा भाई जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है, मैं लंदन में बैठी रहती। विवान रागिनी को देखकर बोलता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे यहां आने से तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर रागिनी के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। रागिनी बहुत ही सर्द आवाज में बोलती है, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मुझे मेरी जान की परवाह नहीं, और रही खतरे की बात तो वह लंदन में भी था ही। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पीछे बॉडीगार्ड को हर वक्त रखोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? रागिनी को इतनी रोडली बोलते हुए देखकर विवान बोलता है, तुम्हें नहीं लगता मुझे थोड़ी इज्जत देनी चाहिए? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। रागिनी बोलती है, ऐसा पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इज्जत देनी चाहिए क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। रागिनी की बात सुनकर विवान बनाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी खाना लेकर आया हूं, खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। विवान जाने लगता है, तभी रागिनी पूछती है, सच में वह लड़का विहान ही है? यह बात सुनते ही विवान रुक जाता है और रागिनी को देखकर बोलता है, डीएनए टेस्ट करवाया है, उसमें 99% आया है, पर मुझे अभी भी शक हो रहा है। यह सुनकर रागिनी चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद बोलती है, अगर वह सच में हमारा विहान हुआ तो? विवान जवाब देता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी उसे इस घर में लाने में, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल मानने से इनकार कर रहा है कि वह लड़का विहान ही है। रागिनी विवान के इंटेंशन पर बिल्कुल भी शक नहीं करती है क्योंकि विवान और विहान का रिश्ता बिल्कुल ही अलग तरीके का है। विवान विहान के टच से पहचान जाता था कि वह है कि नहीं, इसलिए इतने सालों तक वो मानने से इनकार करता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। उससे बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव है कि उसका भाई अभी जिंदा है, इसके लिए उसका दिल इस लड़के को विहान मानने से इनकार कर रहा है। रागिनी टेबल पर बैठकर रोटी तोड़ते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि वह लड़का हमारा भाई विहान ही है। यह सुनकर विवान रागिनी को देखता है तो रागिनी निवाला लेते हुए बोलती है, हमारे इतने साल ढूंढने से हमें विहान नहीं मिला, पर अचानक में विहान के बारे में पता चला, मतलब कोई है जो जानता है कि हम अभी भी विहान को ढूंढ रहे हैं। रागिनी की बात सुनकर विवान उसके पास बैठते हुए बोलता है, यह मुझे पता है कि कोई हमसे हर पल नजर रख रहा है, हमारी बाथरूम तक पहुंच रही है। तो रागिनी बोलती है, क्यों ना उसको यह बात पहुंचा दे कि हम उस लड़के को विहान मान चुके हैं, उस लड़के को इस घर में विहान बनाकर लाए और उसके द्वारा उस आदमी का पता करें जो हमारी जिंदगी की खुशियों को उजाड़ना चाहता है। विवान बोलता है, यह बात तो सही है कि हम उस लड़के के थ्रू उस आदमी तक पहुंच सकते हैं, पर एक खतरे को घर में लाकर हम बाकी सबकी जान को खतरा में तो नहीं डाल सकते हैं, और मां को जब पता चलेगा कि वह भी आन नहीं है तो किस तरह रिएक्ट करेंगे? यूसुफ रागिनी बोलती है, तो क्या करें भाई, मैं और कितने साल लंदन में रहूं, कभी ना कभी तो हमें यह कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कौन हमसे इतनी शिद्दत से नफरत करता है कि हमारे हर एक फैमिली मेंबर को मारकर ही उसे चैन मिलेगा। रागिनी की बात सुनकर विवान उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम अभी सब की टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, अब तुम आराम करो, हम कल सुबह बात करेंगे। यह बोलकर विवान कमरे से चला जाता है। दूसरी तरफ क्लब अजय और संजय अपनी प्राइवेट रूम में बैठे होते हैं। संजय ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है, अजय सिर्फ अपनी सोच में ही खोया होता है। संजय अजय को देखकर पूछता है, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों बैठे हो? अजय संजय को बोलता है, डॉक्टर का कॉल आया था और मैं अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूं। यह सुनकर संजय खुश होते हुए बोलता है, डॉक्टर ने क्या बताया, कितने % चांसेस है उठने के? अजय जवाब देता है, डॉक्टर ने 50% बोला है।
आगे बोलता है, डॉक्टर यह भी बता रहा था कि वीआईपी एरिया में बार बार कोई आने की कोशिश करता है और नजर रखता है। यह सुनकर संजय चौंक जाता, बोलता है, तो हमें जल्दी से उसे वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। यह सुनकर अजय हाँ में सर हिलाता है। संजय अजय को देखकर, भूल जा तू, टेंशन मत ले, आज रात ही वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। अजय यह सुनकर सिर्फ हमें सरीलता है और बियर की बोतल होठों से लगाकर एक घूंट में ही सारी बोतल अपने अंदर उतार लेता है। अजय को बियर पीता देख संजय बोलता है, तुझे पता है ना, प्रिया बाबू को नहीं पसंद शराब पीने वाले। अजय बियर पीते हुए बोलता है, मुझे आज पीने दे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। संजय बोलता है, तुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है? अजय संजय को देखकर बोलते, तुझे पता है मेरी लाइफ में कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस चल रही है और प्रिया को मेरे साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है। यह सुनकर संजय थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, इसमें गलत क्या है? तू कब तक प्रिया भाभी के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट नहीं करना चाहता? तुझे यह भी नहीं पता कि तेरे अनिमिष कौन है? उसे ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? और रही प्रिया भाभी को तेरे साथ बताने की बात, तो अगर तू उनके साथ लाइफ स्टार्ट नहीं करेगा, उसे नहीं समझेगा, उसे खुद को समझने का मौका नहीं देगा। संजय जी के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, जब सच बताने का मौका आएगा तब मुझे यकीन है कि प्रिया भाभी तुझे समझेगी। और रही बात, वह इतनी भी कमजोर नहीं है कि वह तेरी कमजोरी बने। ऐसा ना हो कि सही टाइम ढूंढते ढूंढते तो प्रिया भाभी के दिल में तेरे लिए कुछ बचा ही ना। मेरी बात मान, अगर प्रिया भाभी तेरे साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहती है, तुम पूरे दिल से उसका साथ दें और एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर। अजय संजय की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है और कमरे से चला जाता है। करीबन आधा घंटा ड्राइव करने के बाद वह घर पहुंचता है। अजय दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाता है तो देता है, जी मेन हॉल की लाइट जली हुई है। अजय जाकर देखता है तो प्रिया सोफे पर सोई हुई है। प्रिया को देखकर अजय की सारी फ्रस्ट्रेशन, थकान और टेंशन सब गायब हो जाती है। प्रिया के पास बैठकर उसके चेहरे को देखता रहता है। अजय प्रिया को गोद में उठाता है और अपने कमरे में लेकर जाता है। अजय प्रिया को गोद में उठाते ही उसकी नींद खुल जाती है और अजय को देखती है। अजय को देखकर प्रिया बहुत ही प्यार से पूछती है, तूने खाना खाया? अजय हाँ बोलने वाला होता है, तभी उसके पेट से आवाज आती है, जिसे सुनकर प्रिया के फेस पर स्माइल आ जाती है। प्रिया अजय को बोलती है, मुझे नीचे उतारो और तुम चेंज करके आओ, जब तक मैं खाना गर्म कर देती हूँ। यह सुनकर अजय सिर्फ प्रिया को देखकर हाँ में सर हिलाता है और चेंज करने के लिए चला जाता है और प्रिया किचन में जाकर खाना गर्म करने लगती है। 10 मिनट बाद अजय चेंज करके आता है तो दिखता है प्रिया टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है। अजय प्रिया के बगल में जाकर बैठता है और एक निवाला प्रिया को खिलाने के लिए हाथ आगे करता है तो प्रिया बोलती है, मैंने तो खाना खा लिया। तो अजय बोलता है, आपको पता है मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है, आप मेरा साथ देने के लिए खा लीजिए। यह सुनकर प्रिया अजय के हाथ से निवाला खा लेती है। उसके बाद अजय खाता है। अजय प्रिया को भी खिलाता है और खुद भी खाता है। प्रिया अजय को बस एक टक देखती रहती है। अजय खाना फिनिश करता है और टेबल पर से प्लेट उठाकर वॉश करके रख देता है। अजय प्रिया को देखकर बोलता है, चलिए रात बहुत हो गई, फिर आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। प्रिया बेबी फेस बनाकर बोलती है, अजय मैं थक गई। यह सुनकर अजय स्माइल करके प्रिया को अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। कमरे में जाकर अजय प्रिया को बेड पर लेट आता है और खुद भी उसके बगल में लेट जाता है। अजय प्रिया की कमर पकड़कर अपने पास खींच लेता है। प्रिया अजय के छाती में जाकर चिपक जाती है। अजय प्रिया के बालों को हल्के हाथ से लाता है। प्रिया को अजय की बदन की खुशबू बहुत सुकून दे रही होती है। धीरे धीरे अपनी आप को नींद आने लगती है। कुछ समय में प्रिया सो जाती है। यह खुश होता देख अजय के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद अजय को भी नींद आ जाती है। दूसरी तरफ अलरह का अपार्टमेंट हम अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होता है और फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ से आदमी बोलता है, सर हमने हर तरह से चेक कर लिया है, इसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस इतना पता चला है कि 15 साल पहले इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, उसके पहले का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अरहम बोलता है, तुमने डबल चेक किया? सामने वाला इंसान बोलता है, सर हमने डबल चेक किया है, हमें फिर भी कुछ नहीं मिला और आपके कहने पर हमने उसके आंखों का कलर भी चेक किया, उसके नाखूनों से भी डीएनए टेस्ट करवाया, उसमें भी सिम रिजल्ट आ रहा है। यह सुनकर अरहम बोलता है, ठीक है, तुम उस आदमी पर नजर रखो और पता करते रहो, कहीं कुछ मिले तो तुरंत मुझे बताना। जी सर बोलकर सामने वाला आदमी फोन रख देता है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को पढ़ने के लिए, लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए। आप लोगों को मेरी स्टोरी में कुछ भी डाउट लगे या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज बताएं। आप लोग प्लीज मेरी स्टोरी को इसी तरह पसंद करें और बहुत सारा शेयर करें जिससे मेरी स्टोरी और लोग भी पढ़ पाए। CH52 कंचन शर्मा के होशो हवास गायब आंचल जी, प्लीज आप मुझे बताएंगे कि आपको शेखावत फैमिली में क्या समझ नहीं आया। प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। आप सभी कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी स्टोरी पर रोज कमेंट करते हैं। बस आपकी वजह से मुझे स्टोरी लिखने में मोटिवेशन मिलती है।
थैंक यू। सुनकर अरहम बोलता है, ठीक है, तुम उस आदमी पर नजर रखो और पता करते रहो, कहीं कुछ मिले तो तुरंत मुझे बताना जी सर बोलकर सामने वाला आदमी फोन रख देता है। अरहम आसमान देखकर बोलता है, क्या सच में तुम विहान ही हूं? यह बोलकर अरहम सोने चला जाता है, पर उसकी आंख से नींद गायब होती है। सुबह प्रिया का कमरा, प्रिया की नींद खुलती है तो अजय का चेहरा दिखता है, जिसे प्रिया बहुत ही गौर से देखती है। अजय के चेहरे पर प्रिया आपने उंगली फेरती है। प्रिया अजय के माथे पर, नाक, कान, गाल टच करते हुए होंठ के पास ले जाती है। तभी अजय उसकी उंगली को दांतों से पकड़ लेता है। अजय आंख खोलकर प्रिया को देखता है। प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। प्रिया बहाना बनाते हुए बोलती है, मैं तो बस तुम्हें नींद से जगा रही थी। अजय यह सुनकर प्रिया के उंगली को काटते हुए घूर घूर कर देखता है। अजय प्रिया के कमर में हाथ डालकर खुद की और नजदीक लाकर लिप्स पर किस कर लेता है। धीरे धीरे अजय और प्रिया एक दूसरे को बहुत ही शिद्दत किस करते हैं। आधे घंटे बाद अजय प्रिया के होठों को छोड़ता है तो प्रिया के होंठ गुलाबी से लाल हो चुके होते हैं। प्रिया लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अजय प्रिया को देखकर बोलता है, लगता है रोज मुझे आपको एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, आपका स्टेमिना बहुत लो है, अगर आप इजाजत थे तो अभी से स्टार्ट करें। अजय की डबल मीनिंग बातें सुनकर प्रिया आंखें फाड़कर अजय को देखती है। प्रिया अजय की बातों का मतलब समझकर उसे जवाब देती है, मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा है, मुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। अजय प्रिया की बात सुनते ही उसके ऊपर आकर बोलता है, मैं चेक करके खुद ही पता लगा लेता हूं कि आपका स्टेमिना कितना है। अजय की बेशर्म वाली बात सुनकर प्रिया शर्मा जाती है और अजय को खुद पर से हटाते हुए बोलती है, जितना स्टेमिना चेक करना हो रात को कर लेना, फिलहाल तुम्हें और मुझे ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। अजय सुनकर अनसुनी कर देता है और फिर से प्रिया को किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद अजय अपने लिप्स को प्रिया के गाल पर रगड़ते हुए बोलता है, आई प्रॉमिस मैं आपका स्टेमिना रात को जरूर चेक करूंगा। यह बोलकर अजय प्रिया के गाल पर पप्पी देकर बाथरूम चला जाता है। अजय के जाने के बाद प्रिया अपने गालों पर हाथ रखती है तो उसे उसकी गाल गर्म महसूस होते हैं, जिस वजह से प्रिया के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और प्रिया जी की बातों को याद करने लगती है। फिर अचानक प्रिया को महसूस होता है कि वह हवा में है तो अपना सर घुमाकर देखती है तो अजय के गोद में होती है। प्रिया अजय को देखकर बोलती, तुम्हें क्या कर रहे हो? अजय स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने सोचा एक साथ ही नहा लेते, दोनों को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। यह सुनकर प्रिया अजय की गोद से उतरने के लिए छटपटाने लगती है। प्रिया जी को बोलती है, मैं खुद नहा लूंगी। अजय प्रिया की एक भी बात नहीं सुनता, उसे बाथरूम लेकर जाता है और शावर के नीचे खड़ा कर देता है। अजय प्रिया को देखता है। पानी की बूंदे प्रिया के सर से गिरते हुए उसके सर पर से होकर प्रिया के गुलाबी गुलाबी गालों से टपकते हुए उसके गुलाब जैसे होठ पर गिरते हैं। पानी की बूंदे गुलाबी होठों से गिरते हुए प्रिया के बदन पर जाता है और प्रिया का कपड़ा भीगने के वजह से बदन से चिपक जाता है। अजय तपिश भरी निगाहों से प्रिया को देख रहा है। प्रिया भी अजय को उसी शिद्दत से देख रही होती है। अजय शॉर्ट लेस खड़ा होता है, पानी की बूंदें उसके सिक्स पैक पर गिर रही होती है, जिससे देखकर प्रिया के हाथ ऑटोमेटिकली अजय के चेस्ट पर चला जाता है। जैसे ही प्रिया अजय को छूती है उसके बदन में एक सनसनी दौड़ जाती है। अजय प्रिया के दोनों हाथों को दीवार से लगाकर पकड़ते हुए उसके गले को चूमने लगता है। अजय प्रिया को पीठ के बल करता है और उसके पेट को चूमने लगता है, जिससे प्रिया की सांसें तेज होने लगती है। अजय प्रिया के कंधे पर दांत काटते हुए बोलता है, प्रिया प्रिया तुमने ना खत्म होने वाली प्यार से जगा दिए। यह बोलकर अजय या के बालों को पकड़ता है और अपनी तरफ घूम आता है। दर्द की वजह से प्रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। अजय एक हाथ से प्रिया के कमर को पकड़ता है और गोद में उठा लेता है। प्रिया अजय के कमर में अपने पैरों को लॉक कर लेती है और गले में हाथ डालकर कस के पकड़ लेती है। अजय प्रिया को देखते हुए बोलता है, आंखें खोलकर मुझे देखो। प्रिया आंखें खोल दी है तो अजय का चेहरा बहुत ही करीब पाती है। अजय प्रिया को देखकर रुका नहीं जाता है तो बहुत ही शिद्दत से किस करने लगता है। आधा घंटा बाद दोनों बाथरूम से निकलते हैं। प्रिया का कश्मीरी सेब की तरह लाल होता है और प्रिया अजय को गुस्से में देख रही होती है। प्रिया अजय की गोद में टॉवल लपेटी होती है। अजय प्रिया को ड्रेसिंग आईना के सामने बिठाता है। प्रिया मिरर में अजय को देखकर अपनी कमर से लाते हुए बोलती है, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी बाथरूम शेयर नहीं करूंगी। यह सुनकर अजय स्माइल करते हुए प्रिया के लिए साड़ी निकालने लगता है। प्रिया अपने बाल सुखाने के लिए एड्रेस पर करती है तो उसके हाथों में इतनी भी ताकत नहीं होती है कि वह कसकर राय पकड़कर अपने बाल सुखा सके। अपनी यह हालत देखकर प्रिया अजय को मन में कोसने लगती है। अजय साड़ी लेकर आता है और प्रिया का टॉवल हटाने लगता है। तभी प्रिया गुस्से में देखकर बोलती है, तुम्हें अब क्या कर रहे हो? अजय जी की स्माइल करते हुए बोलता है, कपड़े उतारने की जिम्मेदारी मेरी है तो पहनाने की भी तू मेरी होनी चाहिए। यह बोलकर अजय प्रिया को ब्रा पहनाता है, उसके बाद ब्लाउज बनाता है। रिया अजय को बस घूर घूर कर देख रही होती है और मन में कामिनी को गिनकर 100 गाली दे रही होती है। पेटीकोट बनाने के बाद अजय प्रिया को बहुत ही अच्छे से साड़ी पहनाता है।
अजय प्रिया को बहुत ही अच्छी से रेडी करने के बाद खुद भी रेडी हो जाता है। दोनों नाश्ते के लिए बाहर आते हैं तो टीना दोनों को देखकर बोलती है, आजकल तुम दोनों कुछ ज्यादा ही लेट नहीं होने लगे? अगर ऐसा ही रहा तो स्कूल के प्रिंसिपल के दर्शन करने पड़ जाएंगे। मेरे सामने यह दिन आया था अजय, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अजय स्माइल करते हुए बोलता है, डोंट वरी साली साहिबा, वैसा दिन मैं आपके लिए आने नहीं दूंगा, मैं आपको सही टाइम पर स्कूल पहुंचा दूंगा। टीना गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, टाइम देखा है तुमने किस तरह मुझे सही टाइम पर स्कूल पहुंचाओगे से 30 मिनट बाकी स्कूल का बैल बजने में। अजय टेबल पर बैठकर बोलता है, अभी 30 मिनट बाकी है, मैं आपको सही टाइम पर स्कूल पहुंचा दूंगा। अजय की बात सुनकर टीना थोड़ा और गुस्सा होती है, बोलकर तुम मुझे टाइम पर किस तरह पहुंचाओगी? मुझे स्कूल पहुंचने में टोटल 20 मिनट से लगते हैं। यह सुनकर अजय टीना की बात का जवाब नहीं देता है और नाश्ता करने लगता है। प्रिया अभी बैठकर नाश्ता करने लगती है। अजय और प्रिया नाश्ता फिनिश करते हैं और तीनों घर से निकल जाते हैं। दूर खड़ा हुआ इंसान तीनों को निकलते देखकर कॉल लगाते हुए बोलता है, वह तीनों घर से निकल गए हैं। अजय तीन आपको 15 मिनट में ही स्कूल के गेट के पास पहुंचाते हुए बोलता है, देख लीजिए साले साहब, आपको मैंने ऑन टाइम स्कूल पहुंचा दिया है। टीना कुछ नहीं बोलती है, मुंह बिचकाते हुए स्कूल के अंदर चली जाती है। टीना की हरकत देखकर अजय के फेस पर स्माइल आ जाती है। अजय गाड़ी स्टार्ट करके शर्मा इंडस्ट्रीज की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ लेता है। करीबन 20 मिनट ड्राइव करने के बाद वह लोग शर्मा इंडस्ट्रीज के सामने रुकते हैं। प्रिया गाड़ी से उतरकर जाने लगती है, तभी अजय गाड़ी से उतरता है, उसे रोकता है और उसके होठों पर किस करके बाय बोलता है। अजय की हरकत देखकर प्रिया अजय को बेशर्म बोलकर शर्मा इंडस्ट्रीज के बिल्डिंग में चली जाती है। प्रिया के बिल्डिंग के अंदर जाते ही अजय के फेस पर शरारतीपन और स्माइल गायब हो जाता है। अजय पॉकेट से मोबाइल निकलता है और अपने आदमियों को फोन लगाकर बोलता है, देखो कौन हमारा पीछा कर रहा है। सामने वाला जी सर बोलकर फोन कट कर देता है। अजय होटल के लिए निकल जाता है। शर्मा इंडस्ट्रीज प्रिया स्माइल करते हुए अपने ऑफिस से के अंदर जाती है। आज पहली बार सारे इम्प्रेस ने प्रिया को स्माइल करते हुए देखा, जिस वजह से वह तरह तरह की बातें करने लगते हैं या अपने ऑफिस के अंदर जाने लगती है। तभी कंचन शर्मा का सिस्टम आकर उसे बोलता है कि मैडम से तुम्हें उनके केबिन में बुलाया है, जिसे सुनकर प्रिया स्माइल करती है और असिस्टेंट के पीछे चली जाती है। कंचन शर्मा का केबिन प्रिया का मेन दरवाजा खटखटाते हुए कम इन पूछती है। कंचन शर्मा ठंडी आवाज में उसे अंदर आने के लिए बोलती है या केबिन के अंदर जाकर कंचन शर्मा के सामने बैठती है और पूछती है, बताइए मैडम आपने मुझे क्यों बुलाया है? प्रिया की हरकत देखकर कंचन शर्मा का गुस्सा और बढ़ जाता है। गुस्से में प्रिया के सामने एक लिफाफा सकती है, जिसे प्रिया बहुत ही आराम से खोलकर पढ़ने लगती है। लेटर पढ़ने के बाद प्रिया एक पेन उठाती है, उस पर साइन करती है और कंचन शर्मा के सामने फेंक देती है। कंचन शर्मा के सामने फोन निकालकर विवान शेखावत के असिस्टेंट को कॉल करती है। असिस्टेंट कॉल उठाता है तो प्रिया उसे बताती है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है, अब वह उनके साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को नहीं संभाल पाएगी। यह सुनकर असिस्टेंट कुछ भी नहीं बोलता है और फोन रख देता है। प्रिया बहुत ही आराम से फोन को पर्स में रखती है, कुर्सी पर से उठती है और कमरे से निकल जाती है। कंचन शर्मा अभी भी प्रिया की बातों को समझने की कोशिश कर रही होती है। अचानक कंचन जी का असिस्टेंट दौड़ते हुए कमरे में आता है और बोलता है, मैडम जी शेखावत इंडस्ट्रीज के लॉयर और सीईओ का असिस्टेंट आया है। असिस्टेंट की बात सुनते ही कंचन शर्मा के हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। खुद को शांत करते हुए बोलती हैं कि उन्हें इज्जत अंदर लेकर आओ। कंचन शर्मा की बात सुनकर असिस्टेंट तुरंत ही उन्हें अंदर लेकर आता है। कंचन जी उन्हें बैठने का ऑफर करती है पर वह लोग नहीं बैठते हैं। विवान का असिस्टेंट आगे आकर बोलता है, हेलो मैम, आई एम पीयूष कुकरेजा, हम शेखावत इंडस्ट्रीज के तरफ से आए हैं। शेखावत ने मिस प्रिया शर्मा के सामने के साथ एग्रीमेंट साइन किया था कि आपसे शेखावत इंडस्ट्रीज के द्वारा जो भी कंस्ट्रक्शन होगा उनका मटेरियल शर्मा इंडस्ट्रीज के वहां से ही जाएगा। पीयूष की बात सुनकर कंचन जी के दिल में खुशी के मारे तितलियां उड़ने लगती हूं। असिस्टेंट पीयूष की आगे की बात सुनकर तितलियां अचानक मर जाती हैं। पीयूष आगे बोलता है, सर ने मिसेज शर्मा के सामने एक शर्त रखी थी कि उनके साइट पर जितने भी माल जाएंगे उनकी निगरानी खुद प्रिया शर्मा करेंगे। अगर वैसा नहीं हुआ तो शर्मा इंडस्ट्रीज को 100 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। यह सुनते ही कंचन के हलक से हलक में सांसें रुक गई। कंचन जी हक लाते हुए पीयूष की बात रिपीट करती हैं, 100 करोड़। कंचन जी की बात सुनकर पीयूष हमें सर हिलाता है। तभी वकील आकर उनके हाथ में नोटिस थमा देता है, जिसमें लिखा होता है, अगर शाम के 5 बजे तक उन्हें कंपनसेट का पैसा नहीं मिला तो वह शर्मा इंडस्ट्रीज को सील करवा देंगे और उनकी नीलामी में जितना आएगा वह शेखावत इंडस्ट्रीज को जाएगा। जिसे पढ़कर कंचन जी के होशो हवास रफू चक्कर हो जाते हैं। यह बोलकर असिस्टेंट और 2 वकील एक भी सेकंड नहीं रुकते हैं और कंचन शर्मा के ऑफिस से निकल जाते हैं। कंचन शर्मा छाती सहलाते हुए असिस्टेंट को बोलती है, जल्दी से उस लड़की को बुलाकर लाओ। देखो शर्मा इंडस्ट्रीज के बिल्डिंग के बाहर तो नहीं चली गई, जल्दी जाओ। बॉडीगार्ड्स को बोलो उसे रोक के रखे, उसे शर्मा बिल्डिंग के बाहर नहीं जाने दे।
असिस्टेंट जी मैम बोलकर तुरंत ही वॉकी टॉकी पर बॉडीगार्ड को अलर्ट करता है और दौड़कर प्रिया को पकड़ने के लिए जाता है। प्रिया अपने क्या दिन में बैठकर आराम से ऑरेंज जूस एंजॉय कर रही होती है। शालिनी सामने टेंशन में ऑफिस के चक्कर काट रही होती है। प्रिया शालिनी को देखकर बोलती है, तुम्हारे इस तरह चक्कर काटने से कंचन मैडम अपना इरादा नहीं बदलेंगे, इससे अच्छा तुम कुर्सी पर बैठ जाओ। या की बातें सुनते ही शालिनी पक्का कर रोने लगती है। शालिनी प्रिया को देखकर बोलती है, मैडम आपको क्या लगता है यहां से निकलने के बाद मुझे कहीं और काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, आपके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। शालिनी की बात सुनकर प्रिया हंसने लगती है और शालिनी को बोलकर, तुम्हें किसने बोला कि मैं यहां से जा रही हूं। शालिनी को प्रिया की बात समझ में नहीं आती है तो बोलती है, कल मैडम ने खुद ही सस्पेंशन लेटर आपकी केबिन में भिजवाया था। शालिनी की बात सुनकर प्रिया बोलती है, आज कंचन मैडम खुद ही मुझे इस नौकरी पर बाइज्जत वापस बुलाएंगे, तुम बस यहाँ पर बैठकर ऑरेंज जूस एंजॉय करो। प्रिया की बात सुनकर शालिनी का दिल बिल्कुल हल्का हो जाता है, वह कुर्सी पर बैठ जाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी स्टोरी पढ़ते हैं और इन भी कमेंट करते हैं, लाइक करते और शेयर करते हैं। CH53 ड्रामेबाज प्रिया आंचल जी, थैंक यू सो मच क्वेरी मुझसे शेयर करने के लिए। आपको बहुत जल्दी पता चलेगा अजय, प्रिया और शेखावत फैमिली में क्या रिश्ता है। तब तक आप मेरी स्टोरी जरूर रीड कीजिएगा और मैं गारंटी देती हूं कि जब आपको पता चलेगा तब आपको स्टोरी पढ़ने में और मजा आएगा। शालिनी की बात सुनकर प्रिया बोलती है, आज कंचन मैडम खुद ही मुझे इस नौकरी पर बाइज्जत वापस बुलाएंगे, तुम बस यहाँ पर बैठकर ऑरेंज जूस एंजॉय करो। प्रिया की बात सुनकर शालिनी का दिल बिल्कुल हल्का हो जाता है, वह कुर्सी पर बैठ जाती है। शालिनी प्रिया को देखकर बोलती है, मैडम आप मुझे यह बात पहले नहीं बता सकती थी, मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। प्रिया स्माइल करके शालिनी को जवाब देती है, मैं तो देखना चाहती थी कि तुम्हें इस नौकरी से कितना प्यार है। शालिनी को देखकर हंसने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। शालिनी दरवाजा खोलकर है तो सामने पीयूं गुलाब का गुलदस्ता लेकर खड़ा होता है। पीयूं शालिनी को गुलदस्ता और एक पैकेट पकड़ते हुए बोलता है, यह फूलों का गुलदस्ता और यह पैकेट प्रिया मैडम के लिए कोई देके गया है। शालिनी पीयूं को थैंक यू बोलती है और पैकेट और गुलदस्ता प्रिया के सामने ले जाकर रख देती है। गुलदस्ता पैकेट देखकर प्रिया पूछती है, यह किसके लिए। शालिनी जवाब देती है, कल भी आपके लिए सेम टाइम पर गुलदस्ता आया था और उतना ही बड़ा था मैडम, पर आज तो आपके लिए एक बॉक्स भी आया है, प्लीज आप उसे खोल कर देखिए। प्रिया बॉक्स को हाथ तक नहीं लगाती है। गुलदस्ते में जो कार्ड होता है उसे निकालकर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, सून यू विल बी माइन। बगल में हार्ट बनाया हुआ होता है। प्रिया चिट को मरोड़ का डस्टबिन में फेंक देती है। प्रिया को बोलती है, जाकर क्यों उनको बोल दो कल से ऐसा पार्सल आए तो लेने से इनकार कर देना। प्रिया बोलती है, यह फूल को डस्टबिन में डाल दूं। बॉक्स को टावर में रख देती है। कंचन जी का असिस्टेंट प्रिया को मेन गेट पर देखने जाता है पर वह वहां पर नहीं मिलती है। तभी वह वापस आते हुए एक एम्प्लॉय से पूछता है, तुमने प्रिया शर्मा को देखा। तो एम्प्लॉय जवाब देता है, सर मैंने उन्हें अपनी केबिन में जाते देखा था। यह सुनकर असिस्टेंट राहत की सांस लेता है और प्रिया के केबिन की तरफ जाने लगता है। असिस्टेंट जैसे ही प्रिया के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि प्रिया अपना सामान पैक कर रही है। असिस्टेंट यह 6 दिन में जाकर प्रिया को रोकते हुए रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, आपको मैडम बुला रही है। प्रिया के हाथ रुक जाते हैं रघुवीर के मुंह से खुद के लिए आप सुनकर, वरना तो रघुवीर हमेशा प्रिया को इंसल्ट करते हुए तू ही बुलाता है। प्रिया अपना सामान कंट्री नहीं पैक करते हुए बोलती है, सॉरी मिस्टर असिस्टेंट, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं मैडम के पास जाकर उनका हालचाल पूछा, क्योंकि मैं यह कंपनी छोड़ चुकी हूं। अब इस कंपनी का नफा नुकसान मेरे अकाउंट में नहीं। यह बोलकर प्रिया अपना सामान का बॉक्स लेती है और केबिन से निकल जाती है। असिस्टेंट रघुवीर दौड़कर कंचन शर्मा के केबिन में जाता है और हांफते हुए बोलता है, मैम प्रिया शर्मा अपना सामान लेकर जा रही हैं। यह सुनकर कंचन शर्मा गुस्से में कुर्सी पर से होती है और अपनी केबिन से प्रिया रोकने निकल जाती है। यह बहुत ही आराम से मटकते हुए बिल्डिंग के बाहर जा ही रही होती है। तभी एक बुरी और रोजगार आवाज से सुनाई देती है। कंचन शर्मा गुस्से में प्रिया को देखकर बोलती है, तुम यह जानबूझकर कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास हूं, तुमसे माफी मांगो तो तुम्हारा यह सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। प्रिया भोली सी शक्ल बनाकर बोलती है, मैडम आप मुझसे माफी क्यों मांगेगी। आपने रिजर्वेशन लेटर दिया, मैंने उस पर साइन कर दिया। आप ही चाहती थी कि मेरे कंपनी छोड़कर चली जाऊं, इसके लिए मैं जा रही हूं। इसमें मैंने क्या गलत किया। प्रिया आगे बोलती है, गलत तो होता कि मैं कंपनी में ड्रामा क्रिएट करती या मैं आपस झूठे इल्जाम लगाती, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने मुझे बिना नोटिस के ही नौकरी से निकाल दिया। आपने मुझे यह भी नहीं बताया कि मेरी गलती क्या है। मैं तो हमेशा ईमानदारी के साथ इस कंपनी काम किया।
मैं कितनी खुश थी कि कल जो मैंने शेखावत इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि अब जितने भी शेखावत इंडस्ट्रीज के थ्रू बिल्डिंग्स बनेंगे, मॉल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, यह जो कुछ भी बनेगा उसका मटेरियल शर्मा इंडस्ट्रीज ही प्रोवाइड करेगी। यह बात मीन हॉल में खड़े होकर प्रिया ने जानबूझकर बोला कि वहां पर खड़े जितने भी लोग उन दोनों का तमाशा देख रहे उन्हें पता चले कि उसने कितना बड़ा काम किया है और वह फिर भी निकाली जा रही है। प्रिया अपनी नकली आंसू पूछते भी बोलती है, आपने तो मुझसे पूछा तक नहीं कि मैंने कल की छुट्टी रखी और सीधा मुझे रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, इसमें मेरी क्या गलती। यह बोलकर प्रिया सिसकने लगती है। प्रिया का नाटक देखकर कंचन जी का पारा और गर्म हो जाता है और कंचन जी हंसते हुए बोलती हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने नाटक करोगी और मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी। तुमन जानबूझकर मुझे नहीं पता था कि तुमने शेखावत के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तुम इतनी ही सच्ची होती तो पहले मुझे बताती, उसके बाद शेखावत इंडस्ट्रीज में कॉल करती और उन्हें बताती कि तुम नौकरी से निकाली गई हो। यह सुनकर प्रिया तुरंत ही अपना सामान नीचे रखती है, घुटनों के बल बैठकर बोलती है, इस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरा भी तो फर्ज बनता था उन्हें बताऊं कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, वरना वह हमेशा धोखा में ही रहते कि मेरे सुपरवाइजर में उनका सामान डिलीवर हो रहा है। अगर कभी सामान में कुछ गड़बड़ी होती और उन्हें पता चलता कि मैं तब इस कंपनी की वर्कर नहीं रही तो वह लोग आप पर धोखाधड़ी का केस भी दर्ज कर सकते थे। वहां पर लोग जो दोनों का तमाशा देख रहे थे प्रिया के बात से एग्री करते हैं। प्रिया खड़ी होती है और जाने लगती है, तभी प्रिया के कानों में जोरदार तमाचा की आवाज आती है। रिया घूम कर देखती है तो कंचन जी का असिस्टेंट रघुवीर अपने गालों पर हाथ रखकर सर झुकाए खड़ा होता है। कंचन जी रघुवीर पर गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम्हारी वजह से मैं बिना सजाने अपने बेस्ट एम्प्लॉय को निकालने वाली थी, आज के बाद से तुम्हारे से ऐसी गलती हुई तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। यह सुनते ही रघुवीर प्रिया के पास आकर बोलता है, हम सॉरी प्रिया मैडम, मुझे लगा कि आपने जानकर कर लीव रखी, इसके लिए मैंने सीईओ मैडम को आपकी कंप्लेंट कर दी, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। यह सुनकर प्रिया बहुत ही प्रेम भाव से बोलती है, कोई बात नहीं, इसमें मेरी भी गलती है, मुझे कल फोन करके सीईओ मैडम को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि मैं कल कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही हूं, इसके लिए ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, इसमें हम दोनों की बराबर की गलती है, इसके लिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। कंचन जी प्रिया और रघुवीर को देखकर बोलती है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हें नौकरी पर वापस रख रही हूं और मुझे शेखावत इंडस्ट्रीज और बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तुम उस पर खास ध्यान रखोगी और सारे मटेरियल्स को समय पर डिलीवर करने का काम तुम्हारा होगा। यह सुनते ही प्रिया की आंखों से आंसू झज्जर गिरने लगते हैं और कंचन शर्मा के पास आकर उसका हाथ पकड़कर थैंक यू बोलती है। बहुत ही मुश्किल से प्रिया के हाथों से अपने हाथ को निकालती है और अपने केबिन में चली जाती है। प्रिया इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने के बाद थोड़ा थक जाती है, इसके लिए अपने केबिन में जाकर आंख बंद करके आराम करती है। शालिनी कमरे में अगर प्रिया को देखकर खुश होते हुए बोलती है, मैम आप इतनी अच्छी एक्टर है, आपको तो पिक्चरों में काम करना चाहिए। आंख बंद करके जवाब देती है, पिक्चर में काम करने से इतना अच्छा एंटरटेनमेंट नहीं मिलता, इसके लिए मैं इसी ऑफिस में काम करूंगी और तुम्हें ऐसे ड्रामे अक्सर देखने के लिए मिलेंगे। शालिनी यह सुनकर खुश होती है और प्रिया शालिनी को देखकर बोलती है, अब अगर तुम्हारा खुश हुआ हो गया हो तो काम पर लग जाओ, मैनेजर को बुलाओ और रुक वेयरहाउस जाने की तैयारी करो। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना है कि हमारे नाक के नीचे से इतनी खराब मटेरियल्स चारों कंपनी को किस तरह भेजे जाते थे और कौन भेजता था। प्रिया की बात सुनकर जी मैडम बोलकर शालिनी अपने काम पर लग जाती है। दूसरी तरफ कंचन जी का ऑफिस, कंचन जी तुरंत ही नया अपॉइंटमेंट लेटर रघुवीर से टाइप करवाती है और सिग्नेचर करके रघुवीर को देते हुए बोलती है, इसे प्रिया को दे दो और यह लेटर को शेखावत इंडस्ट्रीज में दे दो ताकि उन्हें पता चले कि हमने प्रिया को वापस काम पर रख लिया है। जी मैडम बोलकर रघुवीर अपने काम पर लग जाता है। रघुवीर क्या ऑफिस से जाते ही कंचन शर्मा टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए बोलती है, यह पिद्दी सी लड़की मेरे साथ खेल खेलना चाहती है, उसे लगता है कि वही छोटी छोटी चाल चल के मुझे मात दे देगी, पर उसके गलतफहमी है, मेरे पास जो हुक्म का इक्का है, अगर मुंह है वह मैंने इसके सामने खोल दिया तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही रहेगी। कंचन शर्मा आंख बंद करके बोलती है, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, इसके पर निकल आ रहे हैं, यह अपने पंख फैला, इससे पहले उसके पंख काटने पड़ेंगे, या बोलकर कंचन मिस्टीरियस सी स्माइल करती है। दूसरी तरफ अजय का ऑफिस बॉडीगार्ड अजय से बोलता है, सर वह आदमी को अर्जुन शर्मा ने प्रिया मैडम के पीछे लगाया है, हमने उस आदमी से पूछताछ की तो उसने हमें बस इतना ही बताया। बॉडीगार्ड की बात सुनकर अजय बोलता है, तुम अर्जुन शर्मा और पुनीत शर्मा पर अपनी कड़ी नजर रखो और पाखी को नौकरानी बनाकर शर्मा फैमिली में भेज दूं और उसे बोलो कि वहां की हर पल पल की जानकारी दे। अजय बॉडीगार्ड को देखकर बोलता है, मन्नत में जो नौकरानी काम कर रही है उसके बारे में मुझे हर एक जानकारी चाहिए। यह बोलकर अजय जाने का इशारा करता है। बॉडीगार्ड जी सर बोलकर ऑफिस से निकल जाता है।
बॉडीगार्ड के जाते ही संजय, जो चुपचाप सब बातें सुन रहा होता है, बोलता है, नया कंसाइनमेंट आने में अभी 1 महीना लगेगा और इस बार कंसाइनमेंट देने वाला बहुत ही ज्यादा नखरे कर रहा है। यह सुनते ही अजय का फेस काला पड़ जाता है और संजय को देखकर बोलता है, लगता है पिछली बार का सबक मैं भूल गया, इसलिए फिर से ड्रामा क्लियर करना शुरू कर दिया है। संजय बोलता है, पिछली बार का सबक तो उसे अभी भी याद है, पर अभी उसके सर पर किसी और का हाथ है, इसलिए वह अपने पर फैलाने की कोशिश कर रहा है। अजय हंसते हुए बोलता है, लगता है आजकल भगवान ज्यादा ही क्रिएट होने लगे हैं, जिस वजह से इंसान अपनी औकात भूलकर अपने पर फड़फड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय बोलता है, इस नई भगवान ने सबको बहुत लालच दिया है, जिस लालच की वजह से सब उसके भक्त होते जा रहे हैं। उनकी भक्ति हमें नुकसानदायक है। अजय फाइल पढ़ते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, भगवान बने हैं तो थोड़ा प्रसाद खा लेने देते हैं, वरना ऐसा ना हो कि नए नहीं भगवान शिकायत करने लगे कि हमने उसे प्रसाद भी नहीं खाने दिया। अजय की बातों का मतलब समझते हुए संजय मुस्कुराने लगता है। संजय अजय को टिस करते हुए बोलता है, जनाब के मिजाज आज बदले बदले से लग रहे हैं, लगता है भाभी जी का प्यार का असर बहुत रंग ला रहा है। प्रिया के बारे में संजय जैसी मेंशन करता है, अजय के पेज पर स्माइल आ जाती है। अपनी स्माइल छुपाते हुए अजय बोलता है, लगता है आजकल तू डॉक्टर साइको को याद नहीं कर रहा है, तू बोले तो उसके क्लिनिक में तुझे भेज दूं। यह सुनते ही संजय की हंसी गायब हो जाती है और संजय चुपचाप केबिन से निकल जाता है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को पढ़ने के लिए, लाइक और कमेंट करने के लिए। आई होप यू आंचल जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। CH चवन प्राउडली स्माइल। प्रिया के बारे में संजय जैसी मेंशन करता है। अजय के फेस पर स्माइल आ जाती है। अपनी स्माइल छुपाते हुए अजय बोलता है, लगता है आजकल तू डॉक्टर साइको को याद नहीं कर रहा है, तू बोले तो उसके क्लिनिक में तुझे भेज दूं। यह सुनते ही संजय की हंसी गायब हो जाती है और संजय चुपचाप केबिन से निकल जाता है। अजय भी अपना काम करने लगता है। तभी अजय का फोन रिंग होता है। अजय फोन को देखता है तो ध्रुव नाम शो कर रहा होता है। अजय तुरंत ही फोन उठाता है। ध्रुव डिटेल बताते हुए बोलता है, सुबह मैडम के नाम पर बुके की और एक बॉक्स आया था और मेरे हिसाब से मैडम और कंचन शर्मा में कुछ बहस हुई, जिस वजह से प्रिया मैडम को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह सुनते ही अजय के सर का नस बन जाता है। गुस्से में आंखें लाल हो जाती है। अजय ध्रुव को बोलता है, मुझे इस इंसिडेंट की एक रिपोर्ट चाहिए। क्यों हुआ जी सर बोलकर ग्रुप फोन कट कर देता है। अजय गुस्से में फोन साइड में फेंकते हुए बोलता है, भी उन लोगों को सबक मिला नहीं है, उनको को शांत करने के लिए जोकर को सामने लाना पड़ेगा। यह बोलकर राजा किसी को फोन लगाता है और इंस्ट्रक्शन देता है। फोन रखने के बाद अजय की फेस पर एक शातिर स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ प्रिया का ऑफिस। प्रिया के सामने 3 इंसान बैठे हुए थे। तीनों के माथे पर पसीना होता है। तीनों हकलाते हुए बोलते हैं, हम पुनीत सर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, वह CEO मैडम का पोता है और कंपनी का डायरेक्टर है। प्रिया ताने वाली हंसी हंसते हुए बोलती है, तुम एक मामूली एम्प्लॉय हूं जो तुम्हारे आगे प्रस्ताव रख रही है कि तुम डायरेक्टर ने जो कंपनी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की उसकी छानबीन करो। यह सुनते ही तीनों के सर झुक जाते हैं। तीनों बोलते हैं, मैम हम अगर उनके बारे में कुछ भी बोलेंगे तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। प्रिया गुस्से में बोलती है, और आज मैं जो नौकरी से निकाली जा रही थी उसका क्या, हम इस कंपनी में इसलिए आए हैं कि हम इस कंपनी को फायदा कराएं और अपना भी फायदा करें। प्रिया कुर्सी पर से उठती है और बोलती है, अगर मुझे इस घोटाले के बारे में पता नहीं चलता और मैं इसकी छानबीन नहीं करती, पता है तुम तीनों के साथ क्या होता है, तुम तीनों उसके अगले शिकार बनते और अभी जेल में पड़े होते। तुम तीनों शर्मा इंडस्ट्रीज के छोटे से एम्प्लॉय हो, तो अगर अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो जैसा मैं बोलूं वैसा करो, समझ में आया। प्रिया के बोलती है, मुझे वेयरहाउस के हर एक इंसान का बायोडाटा चाहिए और कौन कब से वहां काम कर रहा है, इसकी भी सारी डिटेल चाहिए। अगर तुम तीनों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम तीनों से वादा करती हूं कि शर्मा इंडस्ट्रीज से निकाले जाने के बाद तुम्हें बात दूसरे को भी इंडस्ट्रीज काम पर नहीं रखेगी। अब तुम तीनों को डिसाइड करना है कि तुम्हें मेरा साथ देना है या नहीं देना है, और इस बात को किसी ने भी शराब की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से या फिर किसी वजह से यह बात लीक हुई तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। अब तुम तीनों ऑफिसेज और अपने काम पर लग जाओ। तीनों पसीना पूछते हुए प्रिया के ऑफिस से निकलते हैं और ऑफिस के छत पर जाकर एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, अब क्या करें। तीनों में से एक बोलता है, हमें प्रिया मैम का ही साथ देना चाहिए क्योंकि पुनीत सर CEO मैडम का पोता है, मैडम तो उनका ही साथ देगी। पिछले 1 महीने से पुनीत सर ऑफिस भी नहीं आए हैं और आगे वाला साथ देने से इनकार कर दिया तो हम इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। वैसे भी हमने यह सब पुनीत सर के कहने पर ही किया था। उन्होंने हमसे वादा भी किया था कि अगर माल डिलीवर हो जाएगा तो वह हमें 10 लाख देंगे, पर अभी पिछले 1 महीने से सर ऑफिस ही नहीं आए। यह सारी बातें सुनकर तीसरा आदमी बोलता है, हमें प्रिया मैम का ही साथ देना चाहिए। यह बात सुनकर दोनों ही सहमति में सर हिलाते हैं। तीनों फिर तेरे से नीचे उतरकर अपने अपने टैक्स पर चले जाते हैं।
शालिनी जो दीवार लगी इन तीनों की बातें रिकॉर्ड कर रही होती है, वह तुरंत जाकर वीडियो प्रिया को देती है। प्रिया वीडियो देखकर कोई भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करती है, पर उसके फेस पर स्माइल जरूर होती है। प्रिया उस वीडियो को अपने फोन में स्टोर करती है और अपने काम पर लग जाती है। काम करते हुए पता ही नहीं चलता है कि कब शाम के 5 बज जाते हैं। प्रियंका में मगन होती है, तभी उसका फोन बजता है। फोन देखती है तो उस पर कामिनी का नाम शो कर रहा होता है। या जैसे ही फोन उठाती है, दूसरी तरफ से कामिनी प्रिया को गुस्से में बोलती है, कमीनी तुझे याद है, तूने कल बोला था कि तू आज मेरे साथ शादी की शॉपिंग के लिए आएगी। कामिनी की बात सुनकर प्रिया को याद आता है कि कल उसने प्रॉमिस किया था कि वह उसके साथ जाकर उसकी शादी की सारी शॉपिंग में मदद करेगी। प्रिया टाइम देखते हुए बोलती है, मैं तुझे 6:30 बजे तक ज्वाइन करूं तो चलेगा, क्योंकि 6 बजे मुझे लेने आएगा तो हम दोनों थे साथ में आएंगे तेरी शॉपिंग की मदद के लिए। अजय का नाम सुनते ही कामिनी तुरंत ही बोलती है, ठीक है, तू अजय को लेकर 6:30 बजे तक आ जाना। प्रिया ठीक है बोलकर फोन रखती है और अजय को फोन लगाती है। अजय अपनी फाइल चेक करने में बिजी होता है, तभी उसका फोन बजता है। फोन उठाकर देखता है तो उस पर प्रिया का नाम शो कर रहा होता है। अजय तुरंत ही फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से प्रिया पूछती है, अजय तुम कितने बजे तक फ्री होगे? अजय प्रिया की बात सुनकर टाइम देखकर फाइल बंद करते हुए बोलता है, मैडम मेरा तो काम हो चुका है, बस मैं होटल से निकल ही रहा था आपको पिक करने के लिए। यह सुनकर प्रिया खुश होते हुए जवाब देती है, ठीक है, तुम मुझे कंपनी के बाहर आकर कॉल करना जब तक मैं सामान को समेट लूं। अजय प्रिया की बात सुनकर ठीक है बोलता है और फाइल बंद करके ऑफिस से निकल जाता है। अजय का असिस्टेंट जो कुछ काम के लिए अजय के पास आ रहा होता है, उसे देखे बिना बोलता है, बाकी का काम कल होगा, अब तुम भी जा सकते हो। यह सुनकर असिस्टेंट भी खुश हो जाता है। अजय अपने प्राइवेट लिफ्ट से पार्किंग एरिया में आता है, गाड़ी निकाल कर प्रिया के ऑफिस की तरफ निकल जाता है। 20 मिनट ड्राइव करने के बाद अजय ऑफिस के बाहर पहुंचता है और प्रिया को कॉल लगाता है। प्रिया अजय का कॉल रिसीव नहीं करती है, पर 5 मिनट बाद वो ऑफिस बिल्डिंग से खुशी खुशी निकल रही होती है, जिसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि दोपहर में उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ हो। प्रिया गाड़ी में आकर बैठती है तो अजय बोलता है, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। अजय की बात सुनकर प्रिया बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलती, आज मैंने मैडम शर्मा को अच्छा सबक सिखाया, वह मुझे कंपनी से निकालने के बारे में सोच रही थी, मैंने ऐसा ड्रामा क्रिएट किया कि नहीं पूरी कंपनी के सामने मुझे फिर से नौकरी पर रखना पड़ा। यह बोलकर प्रिया अजय को देखकर प्राउडली स्माइल करती है और अजय को सारी बात बताने लगती है, जिसे अजय बहुत ही गौर से सुनता है। पूरी कहानी सुनने के बाद अजय के फेस पर स्माइल आ जाती है। अजय प्यार से प्रिया का सर सहलाता है। अजय की हरकत देखकर प्रिया चौंक जाती है। अजय बोलता है, अब दादी सांसों से आप जरा बच के रहिएगा, इस बात का बदला वह बहुत जल्द लेंगे। यह सुनकर प्रिया बोलती है, मुझे इस बात की कोई भी टेंशन नहीं है कि वह उससे बदला लेंगे। प्रिया के बोलती है, यह सब छोड़ो और जल्दी से कामिनी की घर की तरफ गाड़ी लो। यह सुनकर अजय का मुंह बन जाता है। प्रिया अजय को टिस करते हुए बोलती है, डोंट वरी बेचारी कुछ दिनों की ही मेहमान है, फिर वह तुम्हारा पीछा अपने आप ही छोड़ देगी। अजय प्रिया की बात सुनकर पूछता है, क्यों? प्रिया बोलती है, क्योंकि 15 दिन बाद वह शेखावत खानदान की सबसे बड़ी बहू बनने जा रही है। यह सुनते ही अजय जोर से गाड़ी का ब्रेक लगाता है। अचानक ब्रेक लगने की वजह से प्रिया अजय को देखकर पूछते, क्या हुआ, तुमने इतनी अचानक ब्रेक क्यों मारा? अजय कुछ को संभालती है, बोलता है कि मैंने छोटा जानवर देख लिया था। अजय का अटपटा जवाब सुनकर प्रिया अजय को देखती है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को पढ़ने के लिए, लाइक और कमेंट करने के लिए। CH55 अजय का क्या करूं? अजय प्यार से प्रिया का सर सहलाता है। अजय की हरकत देखकर प्रिया चौंक जाती है। अजय को देखकर पूछते हैं, ये तुम क्या करा? अजय फिर से एक बार प्रिया का सर सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें शाबाशी दे रहा हूं। अजय की बात सुनकर प्रिया घुरकर देखते हुए बोलती, मैं छोटी बच्ची हूं जो तुम इस तरह सर सहला के शाबाशी दे रही हो? अजय स्माइल करके प्रिया के फेस पर पिंच करते हुए बोलता है, नहीं तुम बड़ी बच्ची हो जिसकी केयर करना मुझे बहुत पसंद है और उसकी नाटक में उसका साथ देना चाहता हूं और उसे प्राउड फिर करवाना चाहता हूं। अजय की बात सुनकर प्रिया का दिल गार्डन खुश हो जाता है और गाल शर्म से लाल हो जाता है। रिया अजय की बात सुनकर शर्मा जाती है और अपनी शर्म छुपाने के लिए खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। प्रिया के बोलती है, यह सब छोड़ो और जल्दी से कामिनी की घर की तरफ गाड़ी लो। यह सुनकर अजय का मुंह बन जाता है। प्रिया अजय को टिस करते हुए बोलती है, डोंट वरी बेचारी कुछ दिनों की ही मेहमान है, फिर वह तुम्हारा पीछा अपने आप ही छोड़ देगी। अजय प्रिया की बात सुनकर पूछता है, क्यों? प्रिया बोलती है, क्योंकि 15 दिन बाद वह शेखावत खानदान की सबसे बड़ी बहू बनने जा रही है। यह सुनते ही अजय जोर से गाड़ी का ब्रेक लगाता है। अचानक ब्रेक लगने की वजह से प्रिया अजय को देखकर पूछते, क्या हुआ, तुमने इतनी अचानक ब्रेक क्यों मारा? अजय कुछ को संभालती है, बोलता है कि मैंने छोटा जानवर देख लिया था। अजय का अटपटा जवाब सुनकर प्रिया अजय को देखती है।
अजय प्रिया को देखकर बोलता है, मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि शेखावत फैमिली इंडिया की नंबर 1 फैमिली में शामिल होता है। अजय की बात सुनकर प्रिया बोलती है, जब मैंने सुना था तब मुझे भी यकीन नहीं आया था, पर अनुराधा शेखावत जी की फैमिली मेंबर्स खुद आए थे। प्रिया आगे बोलती है, कामिनी बता रही थी, अनुराधा जी का कहना है कि उसने आंटी जी के बेटे की दिल की वह बात समझ ली जो कोई नहीं समझ सका। यह आपकी बात सुनकर अजय थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है, कौन सी बात है? कामिनी ने मिस्टर शेखावत के बने हुए पेंटिंग में छुपे हुए दर्द को समझ लिया था। प्रिया बोलती है, कामिनी ने बताया कि मिस्टर शेखावत का एक छोटा भाई और उनके डेट की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिससे उसे बहुत सदमा पहुंचा। वह बहुत महीनों तक फार्म हाउस में खुद को लॉक कर लिया और उनकी याद में बैठकर बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई। वही पेंटिंग को देखकर कामिनी मैडम ने देखती ही बता दिया कि इसमें कितना दर्द छुपा है, जिसे अनुराधा जी ने शायद सुन लिया था। कामिनी आंटी जी को मिस्टर शेखावत के लिए परफेक्ट वाइफ लगी। अजय प्रिया की बात सुनकर पूछता है, पेंटिंग में इतना दर्द है? यह सुनकर प्रिया बोलती है, मैं जब तुम्हें वह पेंटिंग कामिनी के घर में दिखाऊंगी तब तुम्हें खुद ही पता चलेगा को प्रिंटिंग में कितना दर्द है। प्रिया की बात सुनकर अजय ड्राइव करता है। ड्राइव करने के बाद बोलो कामिनी के घर पहुंचते हैं। प्रिया कामिनी के घर का बैली रिंग करती है। कामिनी दरवाजा खोलती है तो दोनों को देखकर खुश होते हुए प्रिया को गले लगाती है। अजय कामिनी को देखकर प्रिया के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अजय की यह हरकत देखकर कामिनी अपना मुंह बनाती है और दोनों को अंदर आने के लिए बोलते हैं। जब अजय और प्रिया अंदर जाते हैं तो अंदर का माहौल देखकर चौंक जाते हैं। वह घर में पूरी शेखावत फैमिली मौजूद होती है। दो अजंबी को देखकर शकुंतला जी बोलती है, लगता है कामिनी के बेस्ट फ्रेंड आ गए, अब जल्दी शॉपिंग के लिए चलो, हमें बहुत लेट हो रहा है। प्रिया और अजय को आगे करते हो कामिनी सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। प्रिया सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। अजय की निगाहें बस एक ही इंसान पर अटकी हुई होती है। अजय बहुत ही गौर से अनुराधा जी को देख रहा होता है। प्रिया अजय को अपनी कोनी मारते हुए नमस्ते करने का इशारा करती है। अजय तुरंत ही होश में आकर सबके सामने झुककर नमस्ते करता है। अजय एकाएक अनुराधा जी के सामने जाता है, उसके पैर छूता है। अजय के पैर छूते ही शकुंतला जी उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। अचानक अजय की यह कदम उठाने से वहां पर सारे लोग थोड़ा अजीब फील करते हुए अजय को देखते हैं। अजय को समझ में आता है कि उसने माहौल को थोड़ा बिगाड़ दिया है, इसलिए माहौल को लाइट बनाते हुए बोलता है, वो क्या है न कि हमेशा बड़ों के पैर छूने मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने ससुर जी के पैर हमेशा छूता हूं, पर मेरी सासू माँ मुझे पैर छूने ही नहीं देती, इसलिए मैंने इन्हें देखा तो मेरा दिल करा कि मैं पैर छू लूं। अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। यह बोलकर अजय हाथ जोड़ता है और सबके सामने झुक जाता है। अजय की बात सुनकर शकुंतला जी हंसते हुए बोलती हैं, अरे बेटा कोई बात नहीं, अब तो जीजी बूढ़ी हो गई हैं, अब बहू लाने जा रही हैं, अब तो इनके यही सब करने का उम्र हो गई है। तुम अगर मेरे पैर छूते तो थोड़ा ताज्जुब लगता, क्योंकि मैं अभी जवान हूं। शकुंतला जी की बात सुनते ही वहां पर खड़े सारे लोग हंस देते हैं। अजय शकुंतला जी का साथ देते हुए बोलता है, बिल्कुल अभी तो आप बहुत जवान है। शकुंतला जी अजय की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछती है, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मुझे डोंट मार रहे हो? अजय दोनों हाथ न मिलाते हुए बोलता है, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप रेखा से कम नहीं लगती हो। शकुंतला जी अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सावित्री जी सबको देखकर बोलती हैं, माफ करिएगा पर हमें लेट हो रहा है, अगर आप लोग इसकी बात सुनते रहे तो रात के 12 कम बज जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। सावित्री जी की बात सुनकर शकुंतला जी अजय को देखकर खुश किया, तुम्हारा नाम क्या है? अजय बोलता है, अजय शर्मा, पति ऑफ प्रिया शर्मा। रागिनी जो कब से चुपचाप शकुंतला जी और अजय की बातें सुन रही थी वह पूछती है, तो क्या तुम अपनी वाइफ का सरनेम यूज करते हो? अजय प्राउडली जवाब देता है, ऑफकोर्स मैं अपने वाइफ सरनेम यूज करता हूं, आई एम अ क्वालिफाइड घर जमाई। अजय की बातें सुनकर कामिनी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करती है और प्रिया शर्म के मारे अपना सर कामिनी के कंधे पर मारती है। कामिनी को देखकर बोलती है, मैं इसका क्या करूं, इतना क्यों बोलता है? कामिनी जवाब देती है, यही तो इसकी खासियत है, जहां जाता है सबको अपनी बातों के जादू में फंसा लेता है। इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि 5 मिनट पहले ही है इसे मिले होंगे। अजय की बात सुनकर कहां पर खड़े सारे लोग खिलखिला के हंस देते हैं। अनुराधा जी सबको शांत करते हुए बोलती है, हमें निकलना चाहिए, बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है और टाइम भी बहुत कम है। यह सुनकर सब शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। शेखावत इंडस्ट्रीज विवान अपने कामों में बिजी होता है और अरहम अपने ख्यालों में। विवान का काम से फिनिश बताया तो अरहम को चुपचाप बैठे देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, तू इतना शांत क्यों है? अरहम विवान और बोलता है, विवान मुझे ऐसा लगता है कि वह सच में विहान ही है। यह सुनकर विवान और अरहम से पूछता है, तुझे ऐसा क्यों लगता है? अरहम जवाब देता है,
मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि मैंने उसके बारे में पता हर एक एंगल से पता करवाया है, पर उस शक्ल का आदमी कहीं पर और कोई भी बायोडाटा में नहीं है। यहाँ तक कि मैंने उसकी आई स्कैनिंग भी करवाई और उसकी नाखूनों का डीएनए टेस्ट अपने पर्सनल लैब में करवाई है और दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम। दोनों डीएनए टेस्ट और आई स्कैनिंग 99.9% तेरे और आंटी के डीएनए कैसे मैच हो रही है। अरहम आगे बोलते हैं, शायद भगवान ने आंटी की प्रार्थना सुन ली। अरहम की बात सुनकर विवान थोड़ी देर चुप होकर कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद विवान बोलता है, अगर सब कुछ मैच है तो उससे वहां के हॉस्पिटल से शेखावत हॉस्पिटल में सिर्फ करो और जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू करने के लिए बोलो। यह सुनकर अरहम हाँ में सर हिलाता है। अरहम कुछ याद करते हुए बोलता है, अभी तक तो यहाँ पर ही है, आज तो तेरी शादी की शॉपिंग के लिए जाना था। यह सुनकर विवान कुछ भी नहीं बोलता है। विवान की को इस तरह चुप देखकर अरहम पूछता है, तो तू यह शादी आंटी के खुशी के लिए कर रहा है? विवान अरहम की बात सुनकर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक न एक दिन तो मुझे शादी करनी ही थी। तुझे तो पता है कि इतने सालों में मैंने किसी को ना अपनी जिंदगी में आने दिया, ना मुझे कोई ऐसा मिला जिसे देखकर ऐसा लगे कि यही मेरी जिंदगी है। विवान की बात सुनकर अरहम पूछता है, फिर वह कौन लड़की थी जिसका तू बायोडाटा निकलवा रहा था? यह सुनकर विवान अरहम की आंखों में देखकर झूठ बोलता है, मैंने उस लड़की की फोटो दिखाएं तो बस मैं यह चेक करना चाहता था कि कहीं यह लड़की अनजाने में ही मां के सामने आई या फिर किसी की सोची समझी साजिश थी। विवान का इतना लंबा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अरहम सोफे पर का पीलो फेंक कर मारते हुए बोलता है, जिंदगी में पहली बार जो तूने मुझसे झूठ बोला वह भी सही से बोल नहीं सका। तूने अभी तक आंटी की पसंद की लड़की की फोटो भी नहीं देखी और तू जिस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था वह वही लड़की थी जो तुझे करवा चौथ की फंक्शन में पहली नजर में पसंद आई थी। यह सुनकर विवान बिल्कुल चुप हो जाता है। विवान बोलता है, शायद वह मेरी किस्मत में नहीं थी। अरहम विवान को जवाब देता है, जो वह तेरी किस्मत में नहीं थी तो तू क्यों मुंह से याद कर रहा है? और जो तेरी किस्मत में है और जिससे तेरी शादी हो रही है उस पर ही कंसंट्रेट कर, क्योंकि शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। अगर तू ऊपर मन से करेगा तो तू ही रिश्ते को कभी भी निभा नहीं पाएगा और मजबूरी का रिश्ता दो जिंदगियों को बर्बाद करता है, आवाज नहीं। उस लड़की ने तो तुझसे शादी करने की कितनी काबुली होंगे, मुझे उसे पता चलेगा कि तू उसे शादी ही नहीं करना चाहता था तो उसे कैसा लगेगा। इसलिए अभी भी तेरे पास टाइम है, अगर तुझे शादी करनी है तो पूरे दिल से कर, वरना आंटी के सामने हिम्मत करके मना कर देगी तुझे वह लड़की नहीं पसंद। यह बोलकर अरहम क्या दिन से निकल जाता है। विवान अरहम की कहीं बातों के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ एक आलीशान घर का कमरा असिस्टेंट एक कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि दो जिस्म बिना कपड़ों के सिर्फ चादर ओढ़े बिस्तर पर लेटे हुए हैं। असिस्टेंट को अब यह सब देखने की आदत सी हो गई है। असिस्टेंट हिम्मत करके उस आदमी को उठाते हुए बोलता है, सर आधे घंटे में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाला है, अगर अभी आप नहीं उठे तो लेट हो जाएगा। यह सुनकर आदमी आंख खोलकर असिस्टेंट को देखते हुए अपने लंबे हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर उसका सर अपने मुंह के पास लाते हुए बोलता है, क्या यह मीटिंग मैंने बुलाई है? असिस्टेंट बहुत दिन में आवाज से बोलता है, नहीं सर, यह मीटिंग सारे लोगों ने आज उसका लीडर चुनने के लिए बुलाया है। अगर आज आप लेट पहुंचेंगे तो आपका इंप्रेशन उन पर अच्छा नहीं पड़ेगा और हमारी कई महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। यह सुनते ही वह आदमी असिस्टेंट को जोर से धक्का देता है और उठकर बैठ जाता है। असिस्टेंट को गुस्से में बोलता है, मेरा मूड खराब कर दिया तूने, अभी तक तो मैंने इसे एंजॉय भी नहीं किया था और आज के बाद इतनी कमजोर लड़की लाकर मत देना जो कुछ घंटों में ही अधमेरी हो जाए। यह बोलकर अपनी कमर में चादर लपेटता है और बाथरूम चला जाता है। वह आदमी के चादर लपेटने की वजह से लड़की के बदन से चादर हट जाता है, जिससे लड़की के बदन के एक एक इंच में काटने और सिगरेट से जलाने के निशान साफ दिखाई देते हैं, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। असिस्टेंट उस लड़की की हालत देखता है और कबाड़ से दूसरा चादर निकालकर उसे ढक देता है और उसकी सांसें चेक करता है। जैसे ही उसके गर्दन पर वह उंगली रखता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। 20 घंटा कंटिन्यू टॉर्चर करने से और अलग अलग तरह की नशीली दवाई जिससे सेक्स करने की कामना बढ़े, वह इंजेक्शन लगाने की वजह से वह लड़की अपना दम तोड़ चुकी होती है। असिस्टेंट खुद को शांत करते हुए दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। आधे घंटे के बाद आदमी फ्रेश होकर बाहर आता है तो लड़की को वहां पर सोता हुआ देखकर बोलता है कि यह अभी तक यहां से गई नहीं। असिस्टेंट कांपते हुए आवाज में जवाब देता है, सर यह भी मर गई। असिस्टेंट की बात सुनकर आदमी के फेस पर कोई भी तरह का रिएक्शन नहीं होता है। असिस्टेंट को देखकर बोलता है, इसकी लाश के टुकड़े करके गार्डन में बने तालाब में डाल दो। यह सुनकर असिस्टेंट और ज्यादा कांपने लगता है। खुद को शांत कराते हुए बॉडीगार्ड को बुलाता है और जैसा उस आदमी ने बोला वैसा करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ सिटी मॉल में सब ब्राइडल सेक्शन में कामिनी के लिए लहंगा देख रहे होते हैं। अजय कोने में खड़ा होकर सबको देख रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। अजय फोन देखता है तो उसमें राणा का नाम प्लस पूरा होता है। अजय तुरंत ही फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से राणा बोलता है, सर आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें सबको जाना कंपलसरी है। राणा की बात सुनकर अजय पूछता है, क्यों? राणा जवाब देता है,
हमने मेन लीडर को मार दिया, इसलिए अब सारे छोटे छोटे गैंग मिलकर उसका नया लीडर चुनने वाले हैं। अजय बोलता है जाना जरूरी है। राणा बोलता है वहां पर एक नया आदमी आने वाला है जिसने खुद लीडर बनने का प्रस्ताव रखा है, हमें देखना चाहिए कि कौन है जो मेरे सामने खड़ा होना चाहता है। अजय राणा की बात सुनकर बोलता है इंतजार करो मैं आ रहा हूं। बोलकर अजय फोन कट कर देता है और प्रिया के पास जाता है और उसके कान में बोलता है, जिसे सुनकर प्रिया अजय को देखती है और उसे लेकर साइड में आती है। प्रिया अजय को देखकर बोलती है क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? यह प्यारी सी शक्ल बनाकर हाँ में सर हिलाता है। अजय बोलता है होटल में कल एक बहुत बड़ी और जरूरी मीटिंग होने वाली है जिसका प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे वहां जाना जरूरी है। यह सुनकर प्रिया थोड़ी दुखी तो होती है पर जाने की इजाजत देती है। अजय प्रिया के माथे पर किस कर बोलता है आपकी शॉपिंग खत्म हो जाएगी तो मुझे मैसेज कर देना, तब तक मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। यह सुनकर प्रिया हाँ में सर हिलाती है। अजय मॉल से निकल जाता है, सीधा क्लब जाता है। क्लब में पहले से ही राणा, संजय, अरिजीत, अजय का राइट हैंड संदीप, कंप्यूटर है हैकिंग में मास्टर और सारे मेंबर्स मौजूद थे। अजय सबको देखकर बोलता है तुम लोग रेडी हो? सब हाँ बोलते हैं। संदीप अजय को बोलता है यह बंदा बहुत मिस्टीरियस लग रहा है क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ भी पता नहीं कर पा रहा हूं। अरिजीत बोलता है यह अचानक इतने फोर्स के साथ आया है और किस तरह सबका कन्वेंस कर लिया उसे नया लीडर बनाने के लिए। यह सुनकर अजय मिस्टीरियस सी स्माइल करते हुए बोलता है वहां जाकर मैं पता चल जाएगा कि वह कौन है और इतना ताकत और पैसा लेकर आया है कि उसे सब नया लीडर मान ही लेंगे। यह सुनकर सब स्माइल करते हैं और क्लब से निकल जाते हैं। करीबन 1.5 घंटा स्मार्ट ड्राइव करने के बाद वह लोग एक बहुत बड़े बंगला के सामने रुकते हैं। सारे अपने बगती 911 से एक साथ पूरे टशन में उतरते हैं। सबने फुल ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है विद ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक कलर की तो केप और ब्लैक कलर का मास्क पहना है जिससे उनका बहुत ही डिफरेंट और मिस्टीरियस ऑरा क्रिएट करता है। सारे लोग बंगलों के अंदर जाते हैं। इन चारों को देखकर किस बहुतों के बदन कांपने लगते हैं, जो है अभी वाइन पीकर एंजॉय कर रहे होते हैं। वह इनको देखकर उनके हाथ थरथराने लगते हैं। इनके हॉल में अंतर करने की वजह से पूरा हॉल शांत हो जाता है। यह लोग किसी से भी नहीं मिलते हैं और अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। इनके आने से सब एक दूसरे में बातें करने लगते हैं। मां पर बैठे सारे लोग अपने माथे का पसीना पोंछने लगते हैं। दूर खड़े 3-4 लोग उन्हें घूर घूर कर देते हैं और जेब से फोन निकालकर किसी को कॉल करते हैं। सारे बात कर ही रहे होते हैं, इतने में ही वहां पर तुझसे सारे गैंग मेंबर्स आ जाते हैं जिसने नए लीडर के लिए यह मीटिंग रखवा ही है। बोल इधर भी अजय और बाकी 4 को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें देखकर हेलो बोलने जाते हैं। बहुत ही आदर से उन्हें हेलो बोलते हैं। अजय उन्हें अपने काम करने के लिए बोलता है, तब वह लोग मीटिंग शुरू करने के लिए जाते हैं। यह देखकर बाकी सब समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसका राज चल रहा है। थैंक्स सो मच आप लोगों ने मेरी स्टोरी को इतना पसंद किया और मेरी स्टोरी के कमेंट बॉक्स में अब थोड़े कमेंट ज्यादा दिखने लगे हैं। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को पढ़ने के लिए, लाइक और कमेंट करने के लिए। CH56 नया लीडर सारे बात कर ही रहे होते हैं। इतने में ही वहां पर पुराने सारे गैंग मेंबर्स आ जाते हैं जिसने नए लीडर के लिए यह मीटिंग रखवा ही है। बोल इधर भी अजय और बाकी 4 को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें देखकर हेलो बोलने जाते हैं। बहुत ही आदर से उन्हें हेलो बोलते हैं। अजय उन्हें अपने काम करने के लिए बोलता है, तब वह लोग मीटिंग शुरू करने के लिए जाते हैं। यह देखकर बाकी सब समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसका राज चल रहा है और आगे भी चलने वाला है। सब पुराने गैंग मेंबर्स को देखकर मन में सोचते हैं कि अगर यह लोग सामने इस तरह झुककर सलाम कर रहे हैं तो सही मायने यही नया लीडर बनने लायक है। और सब चुप रहते हैं और मीटिंग शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं। सर 2 घंटे से इंतजार कर रहे होते हैं पर नए गेम मेंबर के लिए वोटिंग शुरू ही नहीं होता है। अजय और उसकी टीम आराम से बैठकर सबको देख रहे होते हैं। अरिजीत राणा के कान में बोलता है आज मेरी बेला का कितना अच्छा डांस परफॉर्मेंस होने वाला था, क्लब में उसको छोड़कर मैं उनकी शक्ल देखने आया हूं, साले काम शुरू कर क्यों नहीं रहे हैं। राणा जवाब देता है इनके नए भगवान अभी तक नहीं आए हैं, जब तक भगवान नहीं आएंगे तो दर्शन के लिए द्वार नहीं खुलेगा। इसके लिए तुम भी अपने बेला के डांस को मन में ही इमेजिन कर और उसी से अपने दिल को संभाल ले। यह बोलकर राणा चुप हो जाता है। राणा की बात सुनकर अरिजीत मुंह बनाते हुए चुप हो जाता है। सारे लोग मीटिंग शुरू होने का इंतजार करते थक जाते हैं तो उसमें से एक आदमी खड़ा होकर गुस्से में बोलता है हम अब किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या हमें तुम लोगों ने यहां बिठाए रखने के लिए यहां बुलाया है? वह आदमी आगे गुस्से में बोलने ही वाला होता है, तभी गोली चलने की आवाज आती है और सब देखते हैं कि वह आदमी टेबल पर गिरा हुआ होता है। सब गन की आवाज सुनकर पीछे घूम कर देखते हैं तो एक आदमी ब्लैक कलर के 3 पीस ऊपर से ब्लैक तक ओवरकोट पहने हाथ में गन लिए खड़ा था। गन से अभी भी धुआं निकल ही रहा है। वह आदमी गेट से अंदर आता है और अजय के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है।
हेड मेंबर अपनी सीट पर से खड़े होते हैं और इंटरव्यूज करते हुए बोलते हैं, हम सब ने बहुत सोच विचार कर यह फैसला लिया है, दिल्ली और बाकी शहरों में जो हमारी गैंग है उसका मैं लीडर सुधांशु चतुर्वेदी मेन लीडर होंगे। अब आप लोग नीचे काम करेंगे। यह सुनकर कोई भी किसी तरह का रिस्पांस नहीं देता है। उसमें से करीब 50 साल का है कि इंसान खड़ा होकर बोलता है, हम आपके फैसला मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि हमेशा से गैंग का यही उसूल रहा है कि जो गैंग लीडर को मारेगा वो ही नया लीडर बनेगा, और हम सबको पता है कि गैंग लीडर को जैगुआर ग्रुप के लोगों ने मारा है। यह सुनकर सारे लोग सहमति से टेबल पर हाथ मारने लगते हैं। जैगुआर ग्रुप अजय का ग्रुप होता है। यह लोग यह नहीं जानते कि जैगुआर ग्रुप के बीच में ही बैठा हुआ है। इन लोगों ने उनको कभी नहीं देखा, बस सिर्फ नाम सुना है। वो आदमी के साथ देते हुए दूसरा बोलता है, हम कोई कंपनी या फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे कि हमारा कोई लीडर होगा, हम उसके नीचे काम करेंगे। और रही बात ना हम इस आदमी को जानते हैं। तुम सब बोल रहे हो कि हम इसे अपना नया गैंग लीडर मान ले, हम इस बात से इनकार करते हैं। उस आदमी की बात सुनकर सब लोग एक साथ बोलते हैं, हम इस फैसले से इनकार करते हैं। यह सुनकर सुधांशु बस सबको गुस्से हुई नजरों से देख रहा होता है। उससे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है तो अपने ही बॉडीगार्ड से गन लेकर उस आदमी को गोली मार देता है। दोनों हाथ को जोर से टेबल पर पटक कर गुस्से में बोलता है, इस गैंग का लीडर ऑफ सीमेन तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा कहा मानोगे, नहीं तो यह जो 2 लाश पड़ी है इसी तरह तुम यहाँ पर पड़े हुए देखोगे। और रही जैगुआर ग्रुप की बात तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, क्योंकि उन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि उन कुत्तों ने मेरे बड़े भाई रानावत को मारने की हिम्मत की। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं कि सुधांशु रानावत का छोटा भाई है। वह लोग 2 चीज के वजह से चुप हो जाते हैं, एक उसका अंधाधुन मारना और दूसरा वह रानावत का भाई होता है। सब लोग चुपचाप अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अजय अपना हाथ उठाकर थोड़ी अलग आवाज निकाल कर बोलता है, हमें सारे गैंग मेंबर्स ने जो नया लीडर बनाया है, मैं और मेरा ग्रुप उन्हें नया लीडर मानने के लिए तैयार है। यह सुनकर संजय राणा अरिजीत आंखें फाड़ कर देखते हैं। एक ग्रुप के हां बोलने से सारे लोग धीरे धीरे हां में सहमति देते हैं। सबकी सहमति पाकर सुधांशु नया गैंग लीडर घोषित होता है। इसी खुशी में सब ड्रिंक करने लगते हैं। सुधांशु टिट देते हुए बोलता है, आज की पार्टी मेरी तरफ से, दिल खोलकर पियो जितना पीना है। यह सुनकर सब गाने पर झूमने लगते हैं और पार्टी इंजॉय करते हैं। अजय और बाकी तीनों पार्टी को अधूरे में ही छोड़कर निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठते ही संजय पूछता है, तूने उससे गैंग लीडर क्यों स्वीकार किया? संजय की बात सुनकर अजय की फीस पर कोई भी भाव नहीं होता है। राणा जो ड्राइव कर रहा होता है वह अजय को देखता है। अजय राणा को देखकर बोलता है, मॉल की तरफ गाड़ी घुमा लो। यह सुनकर तुरंत ही राणा मॉल की तरफ गाड़ी घुमा लेता है। अजय सिंपल सा जवाब देता है, नेवर जज बुक बाय कवर। यह सुनकर सारे चुप हो जाते हैं। करीबन आधा घंटा ड्राइव करने के बाद वह लोग मॉल के पार्किंग एरिया में आकर रुकते हैं। अजय अपना ब्लैक आउटफिट निकालकर अपने ऑफिस का एड्रेस पहनता है और मॉल के अंदर चला जाता है। सारी लेडीज ने अपने मनपसंद की हर एक ड्रेस ज्वेलरी खरीद ली है। कामिनी के लिए भी सारे फंक्शन के कपड़े उन्होंने पहले से ही अपने डिजाइनर को मनाने के लिए दे दिया था। प्रिया जी को कॉल करने के लिए फोन निकालने ही वाली होती है कि सामने से अजय आता हुआ दिखता है। अनुराधा जी सबको देखकर बोलती है, शॉपिंग करते हुए पता ही नहीं चला कि रात के 10 बज गए हैं। आप सबको भूख लगी होगी, चलिए हम लोग रेस्टोरेंट में लंच कर लेते हैं। यह सुनकर सब एक्साइटेड होते हैं और वह लोग एबी रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। अनुराधा जी गाड़ी में बैठते ही विवान को कॉल करती है और सब होटल आ रहे हैं यह बताती है। विवान जी मां बोलकर फोन कट करता है और मैनेजर को बुलाकर पर्सनल रूम में सारा इंतजाम करने के लिए बोलता है। जी सर बोलकर मैनेजर चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। अजय गाड़ी में बैठकर पॉकेट से फोन निकालकर सविता जी को फोन करता है। सविता जी फोन उठाकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, कहाँ मर गया, तुझे याद नहीं कि घर पर भी आना है? तुझे इतना भी खबर नहीं पड़ती कि लेट हो तो फोन करके बताया कि तू आने में लेट होगा। सविता जी की आवाज सुनने के बाद अजय स्माइल करते हुए बोलता है, सासू माँ की इतनी प्यारी बातें सुनने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था। आपको मेरी दिली ख्वाहिश के बारे में किस तरह पता चल जाता है? अजय के मुंह से यह सुनने के बाद सविता जी के पास वर्ड ही नहीं बचते हैं उसे डांटने के। अपनी बात ऊपर करते हुए बोलती है, आजकल तू ज्यादा हवा में उड़ने लगा है। मैंने तुझे 2 दिन प्यार से बात किया कर ली, तू अपनी हद भूल गया है। यह सुनकर अजय बोलता है, क्या सांसों में कोई सोल्जर थोड़ी हूं जो हद में रहूं? मैं तो उड़ता पंछी हूं, हर जगह उड़ कर जा सकता हूं। यह सुनने के बाद सविता जी की बात उनके मुंह में ही रह जाती है। सविता जी गुस्से में बोलती है, तुझसे बहस में अगर कोई जीते तो मैं उसे लाख रुपए का नाम दूं। अजय स्माइल करते हुए बोलता है, सासू माँ क्यों आप इतने पैसे मेरे पर बर्बाद करना चाहती हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको आपके पैसे बर्बाद करने नहीं दूंगा, इसलिए आप जिससे मुझे बस जीतने के लिए बोलेंगे मैं उससे बस जीत लूंगा।
सविता जी आप अपना सर दीवार पर मारना चाहती है। सविता जी बोलती है, टीना तुम्हारे और प्रिया का खाने पर इंतजार कर रही है, तुम कब तक रिया को कामिनी के घर से लेकर आओगे। अजय बोलता है, सासू माँ मैंने यही बताने के लिए फोन किया कि हम मैडम की फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर आए थे और मैडम की फ्रेंड के ससुराल वालों ने हमें डिनर पर इन्वाइट किया है, इसलिए आप दोनों हमारा इंतजार मत कीजिए और खाना खा लीजिए। यह सुनकर सविता जी कुछ बोलने वाली होती है, तभी टीना फोन खींचकर बोलती है, अजय यह तो तुम बहुत गलत कर रहे, तुम 5 स्टार होटल में बैठकर खाओगे और मैं यहाँ यह सूखी भिंडी की सब्जी, मटर आलू की सब्जी और रोटी और दही खाऊं, मुझे भी तुम्हारे साथ 5 स्टार होटल में खाना खाने। यह सुनकर अजय हंसते हुए बोलता है, साली साहिबा हम आप ऐसा जुर्म बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको 5 स्टार होटल में मेरे साथ खाना खाना है। दूसरी तरफ से टीना मुंह चढ़ाकर हमें जवाब देती है। अजय बोलता है, फिर बिल्कुल प्रीटी गर्ल बनकर आप और सासू माँ एबी होटल आ जाइए, आज मैं आपको अच्छा सा डिनर कर आऊंगा। यह सुनकर टीना खुश होकर बोलती है, अगर मेरे आने से पहले तुम खाना स्टार्ट करें तो मैं तुम्हें वहीं पर सबके सामने पीट दूंगी। अजय टीना की बात सुनकर रोती हुई शक्ल बनाकर बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी साली साहिबा के बिना टेबल पर भी नहीं बैठूंगा। यह सुनकर टीना खुशी में फोन कट कर देती है और सविता जी को लेकर तैयार होने लगती है। पीछे सीट पर बैठी हुई कामिनी और रागिनी अजय की बातें सुनकर आंख फाड़ कर उसे देख रही होती है। प्रिया को समझ में नहीं आता है कि अजय उसकी मां कितनी जली कोठी बातें क्यों ही बर्दाश्त कर लेता है। अफसोस भरी नजरों से प्रिया अजय को देखती है। अजय प्रिया को देखकर बोलता है, मैडम आप इतनी अफसोस भरी निगाहों से मुझे मत देखें, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। सीट बेल्ट लगाने के बहाने अजय प्रिया के पास आकर धीरे से कान में बोलता है, ऐसा ना हो कि अब क्या अब सोच को खुशी में बदलने के लिए मैं आपको सबके सामने ही किस कर लूं। यह सुनकर प्रिया के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। अजय प्रिया को आंख मार के ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है। वह लोग करीबन 10 मिनट बात करने के बाद एबी होटल पहुंचते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अजय और प्रिया के साथ गाड़ी में रागिनी और कामिनी क्या कर रहे हैं। रागिनी अजय की बातें सुनकर उससे अजय को और जानने की उत्सुकता बढ़ती है और अजय को ऑब्जर्व करने के लिए उसकी गाड़ी में जबरदस्ती बैठती है और कामिनी अनुराधा जी से पूछकर प्रिया की गाड़ी में बैठती है, क्योंकि सिखा देंगे अभी भी उसके लिए अनजान है और उनके साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। वह लोग सब प्राइवेट डाइनिंग एरिया में जाते हैं। अजय बाथरूम का बहाना करके बाहर आकर ध्रुव को कॉल लगाता है जो मन्नत पर नजर रखे हुए हैं। ध्रुव तुरंत ही कॉल उठाता है तो अजय बोलता है, टीना और सासू माँ एबी होटल के लिए निकलेंगे और तुम उसे ड्राइव करके लेकर आओगे। यह सुनकर ध्रुव जी सर बोलता है और अपने काम पर लग जाता है। मैंने लास्ट टाइम आपको शुक्रिया क्या बोला, आपने तो मुझे कमेंट बॉक्स में नील बटे सन्नाटा ही दिखा दिया। मुझे मेरे रीडर्स कभी कभी समझ में नहीं आते हैं। मेरे 2 कंटिन्यू कमेंट करने वाले ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है, यह कितना अनुसार है मेरे लिए कि मैं इतनी मेहनत से स्टोरी लिखती हूं और आप लोग मेरी स्टोरी को बिल्कुल भी प्यार नहीं देते। CH57 शेखावत फैमिली के साथ वह लोग सब प्राइवेट डाइनिंग एरिया में जाते हैं। अजय बाथरूम का बहाना करके बाहर आकर ध्रुव को फोन लगाता है जो मन्नत पर नजर रखे हुए हैं। ध्रुव तुरंत ही कॉल उठाता है तो अजय बोलता है, टीना और सासू माँ एबी होटल के लिए निकलेंगे और तुम उसे ड्राइव करके लेकर आओगे। यह सुनकर ध्रुव जी सर बोलता और अपने काम पर लग जाता है। मन्नत टीना जल्दी से तैयार होती है और सविता जी के कमरे में बुलाने के लिए जाती है तो देखती है सविता जी तैयार तो हो गई पर वह बेड पर बैठकर कुछ सोच रही है। टीना सविता जी के पास आकर बोलती है, माँ आप तैयार होगी तो चलो। सविता जी टीना को देखकर बोलती, क्या जरूरत है, 5 स्टार होटल में जाकर खाने के, घर में मैंने खाना बनाया है। यह सुनकर टीना अपनी माँ को देखकर चुप हो जाती है। टीना बोलती है, पर माँ अजय ने हमें बुलाया है, कितने सालों बाद 5 स्टार होटल में जाएंगे, चलो ना माँ। सविता जी टीना को देखकर चिढ़ते हुए बोलती है, तुझे समझ में कुछ आता है, अगर हम दोनों जाएंगे तो कम से कम 5000 का बिल बनेगा, सिर्फ खाने में ही इतना पैसा क्यों वेस्ट करना है। सविता जी की बात सुनकर टीना चुप हो जाती है, उदास भी हो जाती है। माना टीना कितनी सेंसिबल क्यों ना हो जाए, जब उसकी स्कूल की फ्रेंड्स जब भी तारीफ करते कि हम इस रेस्टोरेंट में गए, आज हम यहाँ घूमने गए, हम वहां गए, हमने यह किया, हमने वह किया, तो टीना को दुख होता पर वह अपने आप को यह बोलकर समझा लेती कि वह भी यह सब कर चुकी है। सविता जी बोलने के बाद टीना को देखती है तो टीना का उदास चेहरा देखकर सविता जी को अच्छा नहीं लगता है तो बोलते, ठीक है हम चलते हैं, पर तुम अच्छे से बिहेव करना। यह सुनकर टीना हाँ में सर हिलाते हैं। खुश होकर टीना मां की गले लग जाती है। सविता जी गेट बंद कर रहे होते हैं तभी अजय का कॉल आता है। अजय दूसरी तरफ से बोलता है कि आप दोनों की तक निकली नहीं, उबर कार्ड कब से कॉलोनी के बाहर आपका वेट कर रहा है। यह सुनकर टीना और भी ज्यादा खुश होकर बोलती है, बस हम आ रहे हैं। यह सुनकर अजय बोलता है, अच्छे से आना। टीना ओके बोलकर फोन रख देती है। सविता जी और टीना कॉलोनी के बाहर आती है तो देखते हैं कि कार खड़ी है और ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा है। ध्रुव दोनों को देखते ही कार से बाहर निकलता है और दोनों के लिए बैक सीट का दरवाजा खोलता है। यह देखकर टीना बोलती है, उबर ने कब से यह सर्विस भी ऑन करवा दी है।
ध्रुव बोलता है, हमें सर ने एक्स्ट्रा पैसे दिए आप दोनों के लिए दरवाजा खोलने के लिए। यह सुनकर सविता जी अपना मुंह बनाती है और टीना खुशी खुशी कार के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। ध्रुव भी कार में बैठता है और गाड़ी चालू कर देता है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद बोलोगी एबी होटल के सामने रुकते हैं। सविता जी जैसे ही कार से बाहर निकलने लगती है तो टीना उन्हें पकड़ते हुए बोलती हैं, माँ यहाँ पर प्लीज अजय से अच्छे से बात करना, ठीक है। यह सुनकर सविता जी टीना को घूर कर देखती है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। टीना पे करने के लिए पैसे देती है तो ध्रुव बोलता है, हमें पहले से ही ऑनलाइन पेमेंट कर दिया गया है। यह सुनकर टीना कार से निकल जाती है। दोनों होटल की गेट के सामने जाते हैं तो देखते हैं कि अजय उनका इंतजार कर रहा है। टीना देखकर आती लाती है और दोनों अजय के सामने जाते हैं। अजय दोनों को होटल के अंदर लेकर जाता है। होटल की सजावट देखकर सविता जी और टीना चौंक जाते हैं। टीना अजय को बोलती है, अजय मेरी एक फोटो क्लिक करो। अजय तीनों को देखकर बोलते, पहले अपने खाना खा लेती फिर मैं आपकी हर एक एंगल से अच्छी फोटो क्लिक करूंगा। अजय की बात सुनकर टीना मान जाती है। अजय दोनों को प्राइवेट रूम में लेकर जाता है। उनके अंदर जाते ही टीना और सविता जी चौंक जाते हैं। सामने टेबल भरकर इंसान बैठे होते हैं। टीना अजय को देखती है तो अजय बोलता है, यह आपकी कामिनी दीदी के ससुराल वाले हैं। यह सुनकर टीना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कामिनी टीना और सविता जी के पास आकर इंटरव्यूज करवाते हुए बोलती है, यह प्रिया की मॉम और उसकी छोटी बहन टीना। टीना और सविता जी दोनों हाथ जोड़कर सबको नमस्ते बोलते हैं। शकुंतला जी दोनों को देखकर बोलती है, हम एक दूसरे से जान पहचान बाद में कर लेंगे, फिलहाल तो मेरे पेट में चूहे रेस लगा रहे हैं कि पहले कौन जीतेगा। यह सुनकर हंसने लगते हैं। प्रिया के पास वाली सीट छोड़कर दूसरी सीट पर जाकर टीना और सविता जी बैठ जाते हैं। अजय टीना के बगल में जाकर बैठता है और सब अपने अपने डिश ऑर्डर करते हैं और सब खान आने का इंतजार करने लगते हैं। कामिनी प्रिया के कान में बोलती है, प्रिया मुझे वॉशरूम जाना है। यह सुनकर प्रिया बोलती है, जा। कमी बोलती, तू भी चलना मेरे साथ। ठीक है बोलकर प्रिया कामिनी के साथ वॉशरूम चली जाती है। अनुराधा जी को बहुत दुख होता है कि विवान उनके साथ रात का खाना नहीं खाने के लिए आया। अनुराधा जी को शक होने लगता है कि विवान को यह रिश्ता नहीं पसंद, जिस वजह से वह अभी तक कामिनी से मिलने की एक बार भी कोशिश नहीं। क्या वह शादी मेरे दबाव में आकर कर रहा है? अपनी सोचों में खई होती है, तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और विवान अंदर आकर अपनी मां के पैर छूता है। जिस अनुराधा जी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और एक ही सामने विवान खड़ा है। विवान के बगल में बैठकर बोलता है, सॉरी मां, काम था इसलिए लेट हो गया। यह सुनकर अनुराधा जी विवान को देखकर स्माइल करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो हमें ऑर्डर किया है। दीवान को देखकर शकुंतला जी बोलती है, अच्छा हुआ तू आज हमारे साथ खाना खाने के लिए आ गया, मैंने तुझे अपनी दुल्हन का चेहरा सुहागरात के बेड पर ही देखना पड़ता। टीना शॉक्ड होकर विवान को देख रही होती है। टीना अजय के हाथ पर हल्की से मारते हुए बोलती है, अजय विवान शेखावत है ना? शेखावत इंडस्ट्रीज का सीईओ, जिसकी कंपनियां भी वर्ल्ड फर्स्ट पोजीशन पर चल रही है और इसकी इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मिलियन फॉलोअर्स है। यह सुनकर अजय हाँ बोलता है। अजय की बात सुनकर टीना बोलती है, क्या तुम मुझे पिंच करोगे? मैं कुछ दम तो नहीं देख रही हूं। मैंने जिसे अभी अभी एडमायर करना स्टार्ट किया है वह मेरी एग्जिट सामने बैठा हुआ है। यह सुनकर अजय टीना को देखकर उसके हाथ पर जोर से पिंच करता है, जिससे टीना चीख पड़ती है और सबका ध्यान टीना पर ही जाता है। टीना अजय को देखती है तो अजय बोलता है, साली से वह आपने ही तो बोला था कि मैं आपको पिंच करूं। टीना सबको देखकर सॉरी बोलती है। CH58 इमेजिनेशन टीना अजय को देखती है तो अजय बोलता है, साली साहिबा आपने ही तो बोला था कि मैं आपको पिंच करूं, तो मैंने कर दिया। यह सुनकर टीना अजय को घूरती है और टीना सबको देखकर सॉरी बोलती है। बाथरूम में कामिनी अपने आप को मिरर में देखकर पिया से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूं? दिया स्माइल करके बोलती है, बरगद की चुड़ैल की जैसी लग रही है। यह सुनकर कामिनी मुंह बनाते हुए बोलती है, सच सच बता मैं ठीक लग रही हूं? प्रिया स्माइल करते हुए बोलती है, तू बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और तू अब उसके साथ जिंदगी स्पेंड करने जा रही है। क्यों, तू जैसी है वैसी ही उससे मिल, समझ में आया? यह सुनकर कामिनी हाँ मैं सर हिलाती है और लंबी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करती है और प्रिया को देखकर बोलती है, आई एम रेडी। यह सुनकर प्रिया ऑल द बेस्ट बोलती और दोनों बातों से निकल जाते हैं। प्रिया और कामिनी जैसे ही प्राइवेट रूम में पहुंचते हैं तो कामिनी की नजर अनुराधा जी के बगल में बैठे हुए विवान पर जाती है। कामिनी प्रिया का हाथ कस के पकड़ लेती है। कामिनी का दिल 440 के स्पीड में धड़क रहा होता है। प्रिया कामिनी के कान में बोलती है, चलो किसी को देख कर तो तू नर्वस हुई, वरना मुझे डर था कहीं तू तुझे जाकर उसकी गोद में ही ना बैठ जाए। यह सुनकर कामिनी प्रिया को घूर कर देखती है, जिससे प्रिया स्माइल करते हुए आंख ब्लिंक करती है। कामिनी धीरे आवाज में बोलती है, तू घर चल मैं तुझे बताती हूं। यह सुनकर प्रिया बोलती है, ठीक है। अनुराधा जी प्रिया और कामिनी को बात करता देख स्माइल करते हुए कामिनी की तरफ देखते हुए बोलती है, और बेटा तुम विवान के बगल वाली सीट पर आकर बैठो।
अनुराधा जी की बात सुनकर विवान अपना सर उठाकर देखता है तो उसी इमेजिनेशन लगता है कि कामिनी उसके सामने खड़ी है या फिर वह उस लड़की में कामिनी की परछाई देख रहा है। विवान अपने मन में बोलता है, क्यों मुझे कामिनी दिख रही है? मैंने जब अपनी मां की इच्छा को स्वीकार कर लिया तो क्यों मेरा दिल बार बार बगावत करने पर तुला हुआ है? क्यों मुझे हर जगह सिर्फ और सिर्फ काम में ही दिखती है? यह सोचते हुए विवान अपनी आंखें बंद करता है और अपने सर पर हाथ फेरता है। अनुराधा जी की बात सुनते ही कामिनी के गाल लाल हो जाते हैं और वह सिर्फ हल्के से सर खिलाते हुए जवाब देती है और प्यार संस्कारी लड़की की तरह धीरे धीरे कदम बढ़ाकर विवान के बगल में जाकर बैठ जाती है। विवान खुद को रिलैक्स करते हुए आंख खोलता है और गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करता है, पर एक भी बार नजर उठाकर कामिनी को नहीं देखता। कामिनी चुपके चुपके से विवान को निहार रही होती है, रखने उंगलियों के साथ खेल रही होती है। विवान को अपनी तरफ न देखता पाकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और वह शांति से सर झुकाए बैठ जाती है। कामिनी की हरकत अजय देखकर मंदमंद मुस्कुराता है। प्रिया अजय को मुस्कुराते देखकर पूछती है, तुम क्यों इस तरह बत्तीसी दिखा रहे हो? अजय प्रिया के कान में धीरे से बोलता है, आपकी दोस्त को कंट्रोल करने वाला मिल गया, वह मुझ में नहीं आकर चिपकने की कोशिश करेगी। यह सुनकर प्रिया अजय को देखती है तो अजय स्माइल करते हुए कामिनी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मेरे सामने शेर बनने वाली, देखो से भीगी बिल्ली की तरह बैठी है। अजय शरारती अंदाज में बोलता है, आपकी फ्रेंड तो ऐसे बैठी है जैसे सामने स्ट्रिक्ट टीचर हो, वह एक छोटी सी स्टूडेंट जो टीचर को देखकर बहुत डरती है। यह सुनकर प्रिया की भी हंसी निकल जाती है। प्रिया की अचानक हंसने से सब प्रिया को देखने लगते हैं। शकुंतला जी से रहा नहीं जाता है तो शकुंतला जी प्रिया से पूछती है, क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों हंसी? यह सुनकर प्रिया कामिनी को देखती है और बोलती है, कुछ नहीं, बस अजय ने छोटा सा जोक बोला जिससे मुझे हंसी आ गई। यह सुनकर शकुंतला जी अजय को देखते हुए बोलती है, तो हमें भी जोक सुनाओ, हम भी थोड़ा हंस लें। यह सुनकर अजय बोलता है, आज नहीं फिर कभी मैं आपको जरूर एक से बढ़कर एक जोक सुनाऊंगा। यह सुनकर शकुंतला जी मुंह बनाते हुए चुप हो जाती है। इतने में ही वेटर ऑर्डर लेकर कमरे के अंदर आता है और टेबल पर रखकर सबकी प्लेट में सर्व करता है। कामिनी बहुत ही सलीके से खाना खा रही होती है। प्रिया उसे बहुत ही गौर से देख रही होती है। अजय प्रिया के प्लेट में खाना देते हुए प्रिया को बोलता है, आप अपनी फ्रेंड को इतना घूर के देखोगे कहीं उसे आपकी नजर ना लग जाए। प्रिया की नजर अभी भी काम नहीं की तरह की होती है। प्रिया धीरे आवाज से बोलती है, अजय तुमने देखा कामिनी कितनी सलीके से खा रही है? अजय प्रिया को देखकर कामिनी को दी और बोलता है, सच में आपकी मैडम बहुत सलीके से और धीरे धीरे खा रही हैं। प्रिया बोलती है, यह तो बहुत रेयर नजारा मैंने देख लिया। यह सुनकर अजय स्माइल करते हुए बोलता है, हर इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आता है जिस वजह से वह अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजिंग करना पसंद करता है। सविता जी अजय और प्रिया को इस तरह घुल मिलकर बातें करता देख पता नहीं क्यों उसे अच्छा फील हो रहा होता है और टीना बार बार विवान को ही देख रही होती है। एक बार विवान के साथ खड़े होकर पिक क्लिक करवाना चाहती है और अपने इंस्टाग्राम के पेज पर रखना चाहती है। थोड़ी देर बाद सबका खाना खाना फिनिश होता है तो वेटर टेबल प्लीज ऐसे ही होते हैं तो अजय कमरे से बाहर जाकर वेटर से दिल की बात करता है। वेटर यह बात जाकर मैनेजर को बोलता है। मैनेजर कमरे में आकर विवान की कहानी यह बात बोलता है। विवान अपनी सीट से उठकर बाहर अजय से बात करने के लिए जाता है। अजय कॉरिडोर में बिल का इंतजार कर रहा होता है। तभी विवान उसके पास आकर बोलता है। अजय को देखते हुए बोलने जाता है, तभी अजय उसे बीच में काटते हुए बोलता है, हेलो मिस्टर शेखावत, आई एम अजय शर्मा। यह सुनकर अजय से हाथ मिलाता है। विवान बोलता है, मैंने सुना आप बिल मांग रहे हैं। यह सुनकर अजय स्माइल करते हुए बोलता है, जी मुझसे शेखावत, मैंने साली साहिबा को बोला कि मैं आज उससे ट्रीट दूंगा। यह सुनकर विवान स्माइल करते हुए बोलता है, मिस्टर शर्मा मुझे नहीं पता था कि आप अपनी साली साहिबा को ट्रीट दे रहे हैं। अजय स्माइल करते हुए बोलता है, डोंट वरी मिस्टर शेखावत, आप पर एक डिनर उधार रहा, एक दिन जरूर आपके होटल में आकर फ्री में डिनर कर जाऊंगा। अजय की बात सुनकर विवान स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है, मैंने जब तुम बोलकर आपक बिल बनवाता हूं। यह सुनकर अजय थैंक यू बोलता है। विवान वेटर को सारा करता है तो वेटर तुरंत ही जाकर अजय को बिल लाकर देता है। अजय अपना कार्ड निकाल कर एक करता है। अजय का कार्ड देखकर विवान अजय को गौर से देखता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्ड में ऐसा क्या है कि विवान अजय को गौर से देखता है, तो यह कोई मामूली कार्ड नहीं होता है। यह कार्ड भारत में और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10 ही बनता है और कुछ गिने चुने लोगों को ही इशू होता है। गिनी चुनी बोलोगे जिनके कंपनी का ऑल ओवर कंपनी टर्नओवर बिलियन या ट्रिलियन में होता है। लास्ट ईयर यह कार्ड विवान को भी इशू हुआ था। अजय विवान को देखकर थैंक यू बोलता है और कमरे में फिर से जाता है। अजय जाकर प्रिया के पास बैठता है तो प्रिया पूछती है, तुम कहाँ गए थे? अजय बोलता, डिनर की पेमेंट करने के लिए। यह सुनकर प्रिया बोलती है, तुमने क्यों पेमेंट किया, मुझे बोलते मैं कर देती। अजय बोलता है, मैंने साली साहिबा को वादा किया था, आपको याद है ना, फिर मैं अपना वादा कैसे तोड़ देता। वैसे मैं बिल भरने जितना कैपेबल हूं।
प्रिया अजय की बात सुनकर हूं बोलती है। अजय भी हूं में ही जवाब देता है। अजय को कॉपी करता देख क्या हंस देती है। टीना अजय के स्लीव्स को खींचते हुए बोलती है, अजय मुझे एक फोटो क्लिक करनी है इन सबके साथ। अजय टीना के कान में बोलता है, हर चीज इंस्टाग्राम पर रखने जैसी नहीं होती, कुछ चीज को अपने माइंड में कैप्चर करना ज्यादा महत्व देता है। यह शेखावत फैमिली है, अगर इनके दुश्मन आपके साथ इनकी फोटो देख लेंगे कहीं ऐसा ना हो कि आपको नेक्स्ट टारगेट बनाएं, इसलिए फिलहाल हम इनके साथ सेल्फी लेने के बजाय एक दूसरे की सेल्फी लेते हैं, फिर ससुर जी को व्हाट्सएप करेंगे और उन्हें बोलेंगे जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ नहीं तो हम इसी तरह अकेले पार्टी करेंगे। टीना सुनकर मुंह बनाते हुए बोलती है, तुम सीधे से ना नहीं बोल सकती, इतना बड़ा लेक्चर देना क्या जरूरी था। अजय प्यारा सा मुंह बनाते हुए बोलता है, मैंने आपको लेक्चर दिया। टीना अजय को घूर के देखते हुए हाँ में सर हिलाती है। धीरे धीरे बहस कर रहे होते हैं, इतने में ही बेटर सबके सामने आइसक्रीम सर्व करता है। आइसक्रीम देखकर सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। उस सब आइसक्रीम को बहुत इंजॉय करते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद सब घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी अनुराधा जी विवान को देखकर बोलती है, तुम कामिनी को उसके घर छोड़ दो, हम ड्रॉप करने जाएंगे तो ज्यादा देर हो जाएगा। यह सुनकर कामिनी अनुराधा जी को देखती है। अनुराधा जी कामिनी को देखकर स्माइल करती है और कमरे से निकल जाती है। प्रिया और बाकी सभी कमरे से निकल जाते हैं। कमरे में विवान और कामिनी ही बचते हैं। कामिनी विवान को देखकर बोलती है, मिस्टर शेखावत। कामिनी की बात सुनकर विवान अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर उसे देखता है तो फिर से उसे कामिनी का ही चेहरा दिखता है, जिसे देखकर वह उसे देखता ही रह जाता है। कामिनी विवान के कंधे पर हल्के से पोक करते हुए बोलती है, मिस्टर शेखावत बहुत लेट हो रहा है। यह सुनकर विवान बोलता है, आप चलिए मैं चाबी लेकर आता हूं जी बोलकर कामिनी कमरे से निकल जाती है। विवान अपनी हथेली पर हल्की सी प्रिंस करते हुए खुद से बोलता है, तो यह मेरी इमेजिनेशन नहीं है, मां ने यह लड़की मेरे लिए चुनी है। विवान को समझ ही नहीं आता है कि वह इस चीज को किस तरह रिएक्ट करें। कामिनी के बारे में याद करते ही विवान तुरंत ही कमरे से निकलता है और देखता है कि कामिनी कॉरिडोर में खड़ी होकर उसका वेट कर रही है। दीवान कामिनी के पास आकर बोलता है, चलिए। यह सुनकर कामिनी आगे चलने लगती है। विवान उसके पीछे पीछे जाता है। पार्किंग एरिया में सब एक दूसरे को बाय बोलते हैं और जाने लगते हैं। तभी शकुंतला जी अजय को देखकर बोलती है, मुझे तुम बहुत अच्छा लगे, तुम शेखावत विला आना, हम दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। अजय जवाब देता है, आप मेरे लिए गाड़ी भेज देना, मैं आ जाऊंगा और पूरा दिन आपके साथ बैठकर बहुत सारी बातें करूंगा जिससे आपको और ज्यादा खुशी मिलेगी। शकुंतला जी सुनकर अजय के गाल पर पिंच करते हुए बोलती है, तुम बहुत बदमाश हो, बचपन में भी बहुत बदमाश रहे होंगे। अजय शकुंतला जी का हाथ हटाकर गालों को रगड़ते हुए वह बोलता है, शीर्ष मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। अजय के मुंह से यह सुनते ही शकुंतला जी एकदम चौंक जाती है। उनके माइंड में एक इमेज झलकती है। प्रिया अजय को देखकर बोलती है, यह तुमसे बड़ी है, तुमने क्या बोल दिया। अजय शकुंतला जी को देखकर बोलता है, हम सॉरी, वह मुझे नहीं पसंद कोई मेरे गालों को छूता है। शकुंतला जी अजय की बात सुनते हो बोलती है, तुम इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वह क्या मुझे आदत हो गई, मैं सारे बच्चों को इसी तरह प्रेम पर करती हूँ। अजय बोलता है, कोई बात नहीं, आप मेरे गालों को हल्का सा टच कर सकते हैं पर चुट्टी मत काटेगा। सविता जी इन दोनों को इतना नजदीक देखकर जलन फील करती हैं और हल्के गुस्से अंदाज में बोलती हैं, अजय लेट हो रहा है, चलो जाने में भी टाइम लगेगा। यह सुनकर अजय तेरा थी शकुंतला जी को बोलता है, अच्छा हम चलते हैं, जब आप हमें इनवाइट करेंगे तो हम जरूर आएंगे। अजय अपने आप से ही शेखावत फैमिली से इनविटेशन मांग लेता है। अजय भाई बोलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। सब गाड़ी में बैठते हैं। अजय ड्राइव करके निकल जाता है। अजय ड्राइव कर रहा था तभी सविता जी गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हारा मुंह बंद नहीं रह सकता, हर जगह चपड़ चपड़ तू ना जरूरी है, और वह क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगती है जो तुम्हें इनवाइट करेंगे। टीना अजय को बोलती है, अजय मुझे यहाँ से कुछ जलने की बू आ रही है। अजय बोलता है, साली साहिबा मुझे तो कुछ नहीं स्मेल हो रहा है। टीना हंसते हुए बोलती है, तुम बहुत दूर हो, मैं बहुत नजदीक बैठी हूं तो मुझे जलने की बू आ रही है। सविता जी को देखती है और गुस्से में घूरते हुए बोलती है, तेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं जा रही हूं। टीना हंसी कंट्रोल करते हुए ना में सर हिलाती है। प्रिया आगे की सीट पर बैठकर हंस रही होती है। अजय भी ड्राइव करते हुए स्माइल करने लगता है। रेडियो पर बहुत ही पुराना पर बहुत ही खूबसूरत गाना बज रहा होता है, रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने के मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में, ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा। गाना सुनकर अजय प्रिया को प्यार भरी नजरों से देखता है। अजय की नजरों की तफ्तीश महसूस करके प्रिया शर्माते हुए आंख बंद करके गाना एंजॉय करती है। अजय प्रिया को देखकर स्माइल करने लगता है। सुहाने गाने के साथ चारों राइड एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ विवान के कार में कामिनी गाने को एंजॉय कर रही होती है। तभी विवान कामिनी से धीरे आवाज में पूछते हैं,
क्या आपको भी पुराने गाने पसंद है? यह सुनकर कामिनी बोलती है, मुझे हमेशा से ही पुराने गाने बहुत ही पसंद है। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा, मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरजू, और क्या ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कसम है तुम्हें, तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें, तुम अगर मुझसे रूठे रहे सांस जब तक ये बंधन ना टूटे, तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है सनम, मैं तुम्हारी रहूंगी सदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने के मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। यह सुनकर विवान हल्के से स्माइल करते हुए गाड़ी चलाने में फोकस करता है। मैंने लास्ट टाइम आपको शुक्रिया क्या बोला? आपने तो मुझे कमेंट बॉक्स में नील बटे सन्नाटा ही दिखा दिया। मुझे मेरे रीडर्स कभी कभी समझ में नहीं आते हैं। मेरे दो कंटिन्यू कमेंट करने वाले ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। यह कितना अनुसार है मेरे लिए कि मैं इतनी मेहनत से स्टोरी लिखती हूं और आप लोग मेरी स्टोरी को बिल्कुल भी प्यार नहीं देते। CH59 कसम और बातें। यह सुनकर विवान हल्के से स्माइल करते हुए गाड़ी चलाने में फोकस करता है। कामिनी सॉन्ग एंजॉय कर रही होती हैं। कामिनी विवान को देखकर बहुत ही शांत भाव से पूछती है, तुमने अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए हां बोला है या फिर? कामिनी चुप हो जाती है। विवान कामिनी की बात सुनकर उसे देखते हैं, उसके बाद शांत भाव में बोलता है, पूरा सच सुनना चाहती या फिर आधा सच? कामिनी जवाब देती है, मुझे पूरा सच सुनना है। विवान बोलता है, मैंने आज पहली बार आपको देखा, मैं यह शादी सिर्फ और सिर्फ मां की खुशी के लिए कर रहा हूं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि मेरी लाइफ में की लड़की है। मेरे कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारी है और मुझे यकीन है कि मैं उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने लाइफ पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा जितना उसका हक होगा। मैं किसी के साथ नाइंसाफी करना पसंद नहीं करता हूं। विवान की बात कामिनी चुपचाप सुन रही होती है। विवान की बात खत्म होने के बाद काम नहीं पूछती है, फिर शादी के लिए हां क्यों बोला? विवान बोलता है, मां की खुशी के लिए बहुत सालों बाद मैंने मां की आंखों में खुशी देखी और उसकी वजह आप हैं। विवान की बात सुनकर कामिनी को थोड़ा बुरा लगता है और वह विवान की तरफ देखती है। विवान कामिनी को देखकर बोलता है, गूगल जब मैंने शादी करने के लिए हां बोल दिया है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ठीक ठाक हस्बैंड का रोल अदा कर सकूं, फिर भी कभी मुझसे गलती हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। यह सुनकर कामिनी पूछती, ठीक ठाक हस्बैंड क्या होता है? विवान बोलता है, मेरा कहने के लिए मतलब है मैं आपको हर वीकेंड पर मूवी नहीं जा पाऊंगा, ना ही आपके साथ शॉपिंग पर जा पाऊंगा और ना ही रोज रात को मैं लॉन्ग ड्राइव ले जा पाऊंगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं मंथ में एक बार या फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आपके साथ टाइम स्पेंड जरूर करूंगा। विवान आगे बोलता है, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, पर जब आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं आपके साथ जरूर खड़ा रहूंगा। विवान इतना बोलकर चुप हो जाता है। कामिनी विवान की बातें चुपचाप सुन रही होती है। विवान की बात जब फिनिश होती है तो कामिनी उसे देखकर सिर्फ ठीक है बोलती है। कामिनी विंडो की तरफ सिर करके स्माइल करके बाहर का नजारा देखने लगती है और रेडियो पर चल रहे सॉन्ग को एंजॉय करती है। करीबन 10 मिनट में ड्राइव करने के बाद वह लोग कामिनी के घर के बाहर रुकते हैं। विवान कामिनी को देखता है। कामिनी बहुत आराम से एक साइड फेस करके सो रही होती है। लट कामिनी के चेहरे पर होती है, जिससे कामिनी थोड़ी परेशान होती है। यह देखकर विवान हल्के हाथ से उसकी लट को कान के पीछे डालता है। जब भी वह ऑनलाइन हटा रहा होता है तब पता नहीं क्यों विवान के दिल में इच्छा होती कि कामिनी को किस करें। जीवन अपने ख्यालों को कंट्रोल करते हुए हल्के हाथ से कामिनी के कंधे को टच करके कामिनी को उठाता है। कामिनी जागकर विवान की तरफ देखती है। विवान बोलता है, घर आ गया। यह बोलकर दीवान तुझे सी गाड़ी से उतरता है और कामिनी की तरफ का दरवाजा खोलता है, जिसे देखकर कामिनी दिल में बोलती है, सच्चा जेंटलमैन ही इज। कामिनी गाड़ी से निकलकर थैंक यू बोलती है। थैंक यू सुनकर विवान कुछ नहीं बोलता है, बस कामिनी को देखता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी कामिनी बोलती है, मिस्टर शेखावत क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूं? यह सुनकर विवान बोलते हैं, जी। कामिनी बोलती है, अगर मुझे कभी आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपसे कांटेक्ट किस तरह करूंगी? यह सुनकर विवान हाँ में सर हिलाते हुए अपना नंबर कामिनी को देता है। कामिनी विवान के नंबर पर मिस कॉल मारती है और बोलती है, अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़ी तो तुम मुझे बेझिझक कॉल करिएगा। यह बोलकर कामिनी स्माइल करते हुए तुरंत अपने घर की तरफ भाग जाती है। विवान काम का नंबर देखकर स्माइल करते हुए नंबर सेव करता है और कामिनी की तरफ देखता है और गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइव करके घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ मन्नतजय गाड़ी घर के पास होता है और सविता जी, प्रिया और टीना गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाते हैं। अजय पार्किंग में गाड़ी पार्क करता है और विक्की से एक बैग निकाल कर घर के अंदर जाता है। अजय कमरे में जाता है तो देखता है प्रिया अपना एड्रेस चेंज करके बाथरूम से निकल रही है। अजय स्माइल करके प्रिया के पास जाता है और उसकी तरफ बैग बढ़ाता है। प्रिया अजय को देखते हुए पूछती है, यह क्या है? अजय बोलता है, आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। प्रिया पैकेट से सामान निकालती है तो चौक पर अजय की तरह दिखती है। अजय स्माइल करते हुए बोलता है, आपको गिफ्ट कैसा लगा? प्रिया अजय को देखकर गुस्से में बोलती है, हमें पता है कितनी महंगी साड़ी है,
अजय बोलता है, आपको यह साड़ी पसंद आई और आपने यह सार नहीं करी थी तो मैंने आपके लिए खरीद ली, मैंने उनसे प्राइस नहीं पूछा, बस पे कर दिया। यह सुनकर प्रिया सिर्फ अजय को देखती है और धीरे आवाज से बोलती, अजय यह 2 लाख की साड़ी है। यह सुनकर अजय कोई भी आश्चर्यजनक भाव में ही देते हुए बोलता है, तो क्या हुआ, यह साड़ी आपको पसंद आई तो मैंने ले ली, अगर यह 2 करोड़ का भी होता तो मैं आपको लाकर देता। अजय की बड़ी बड़ी बातें सुनकर प्रिया गुस्से में बोलती है, तुम 2 करोड़ फोन भी कर सकते हो, जैसे तुम मुझे इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। प्रिया की बात सुनकर अजय स्माइल करके प्रिया के कमर में हाथ डालकर खुद से लगाते हुए बोलता है, आपकी एक स्माइल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और रही करोड़ों की बात तो वह मेरे लिए बहुत ज्यादा नहीं है। यह साड़ी प्रिया ने देखी तो उसे पसंद आई और उसे कामनी के बोलने पर चेंज करके भी दिखा, उसकी बॉडी पर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, पर जब वह प्रिया ने प्राइस देखा तो उसने कामिनी को ना बोलकर साड़ी वापस रख दी। अजय जब मीटिंग के लिए जा रहा था तब उस देख लिया था। यह सुनकर प्रिया की आंखों में डर दिखता है। प्रिया अजय से पूछती है, अजय तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो? अजय तुम प्लीज ऐसा कुछ काम नहीं करना जिससे तुम मुझसे दूर जाओ या फिर तुम कोई गलत राह पर फटक जाओ, तुम नहीं भी कमाओगे तो भी चलेगा, प्लीज पर कुछ गलत मत करना। प्रिया की बात सुनकर अजय उसे देखता है और उसके माथे को चूमते हुए बोलता है, डोंट वरी, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिससे आपको इस तरह डरना पड़े, और रही बात, यह साड़ी बिल्कुल सही तरीके से कमाए गए हुए पैसे से आई है। प्रिया बोलती है, जो तुम्हारी सैलरी इतनी सारी नहीं, तुम 2 लाख साड़ी खरीद लो। प्रिया की बात सुनकर अजय बोलता है, आप इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही है? मैंने बोला ना आपको कि यह साड़ी ईमानदारी के पैसे से है, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। अजय प्रिया से पूछता है कि आपकी साड़ी पसंद नहीं? प्रिया जवाब देती है, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है पर इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। अजय प्रिया से साड़ी लेकर कबाड़ में रखते हुए बोलता है, आप यह साड़ी आपकी फ्रेंड के शादी में पहना। यह बोलकर अजय चेंज करने के लिए बाथरूम चला जाता है। प्रिया उसी जगह पर खड़ी रहती है। जब अजय चेंज करके बाथरूम से आता है तो देखता है कि प्रिया वहीं पर खड़ी है, तो अजय प्रिया को गोद में उठाता है तो प्रिया अजय को देखती है। अजय प्रिया को बेड पर आकर लिटा देता है और खुद बगल में लेट जाता है। प्रिया अजय के छाती पर सर रखकर पूछती है, अजय तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अजय प्रिया की तरफ मुड़कर उसके कमर में हाथ डालकर उसके कानों को चूमते हुए बोलता है, बहुत कुछ। अजय आगे बोलता है, मुझे पता है आपके दिल और दिमाग में अभी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मैं इसका जवाब भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं दादाजी के वचन में बंधा हुआ हूं और यह वचन सिर्फ ससुर जी तोड़ सकते हैं। तो आप ससुर जी का ठीक होने का इंतजार करिए। जिस दिन उन्होंने मुझे वचन से आजाद कर दिया उस दिन मैं अपनी जिंदगी का हर एक राज आपको बता दूंगा। अजय की बात सुनकर प्रिया की आंखें बड़ी हो जाती है। यह उठकर बैठ जाती है और अजय को देखते हुए सवाल करते हुए पूछती है, तो तुम अमीर हो? अजय अभी भी लेटा हुआ ही है। अजय हाँ में सिर हिलाता है। यह पूछती है, कितने? अजय स्माइल कर जवाब देता है, शर्मा इंडस्ट्रीज को खरीदकर उसे आपके नाम लिख दूं, इतना। यह सुनकर प्रिया की आंखें और बड़ी हो जाती है। यह सोचती हो बोलती है, इसलिए तुम दादाजी के साथ 2 दिन तक गायब रहते थे? तो दादाजी को सब पता था? यह बात का जवाब नहीं देते हुए अजय प्रिया को खींचकर खुद के छाती में सटा के हुए बोलता है, आप मुझ पर बहुत कड़ी नजर रखती थी। आपको यह पता था कि मैं रात भर और 2 दिन तक गायब रहता था? यह सुनकर प्रिया अपने जवानों को दांतों तले दबा लेती हूँ। प्रिया खुद का बचाव करते हुए बोलती है, उस वक्त हम साथ में ही रहते थे और हमेशा कंचन मैडम नौकरों पर गुस्सा उतारते हुए तुम्हारे और दादाजी के बारे में पूछती थी, इसलिए मुझे पता है। अजय प्रिया के कमर में हाथ डालकर सहलाते हुए एक आईब्रो ऊंची कर पूछता है, सच में? प्रिया मासूम बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाती है। अजय प्रिया के थोड़ी और पास जाकर उसके कान में बोलता है, मुझे यह भी पता है कि आप भी पिलर के पीछे छुपकर गार्डन में मुझे देखती हो। यह सुनकर प्रिया अजय को देखकर बोलती है, यह तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुम्हें कहीं भी छुपकर नहीं देखती थी। अजय शरारती अंदाज में बोलता है, सच में? प्रिया हाँ बोलती है। प्रिया अजय का हाथ अपनी छाती पर महसूस करती है। प्रिया पूछती है, तुम्हें क्या कर रहे हो? अजय प्रिया के गले को चूमते हुए बोलता है, आपने सोए हुए शेर को जगाया है और वह अब मेरे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? प्रिया अजय को बोलती है, यह बात तो मुझे पता है कि तुम बहुत मीठा बोलते हो, पर यह नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा फ्लर्ट भी कर लेते हो। अजय प्रिया की बात सुनकर स्माइल करते हुए प्ले आपकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और बोलता है, आप और बहुत कुछ नहीं जानती हैं जो मैं कर सकता हूं। प्रिया का कोई जवाब सुने बिना ही अजय प्रिया को बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। प्रिया अजय को पूरा रिस्पांस देने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों के कपड़े पलंग पर बिखरे हुए हैं। 2 घंटे के बाद प्रिया थक हार कर अजय के छाती पर सर रखकर सोई होती है। दोनों के बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। अजय प्रिया के बालों को सहला रहा होता है। अचानक प्रिया को पेट में दर्द महसूस होता है और दर्द के मारे प्रिया का चेहरा पीला होने लगता है। दर्द से कराहने की वजह से अजय प्रिया को देखकर परेशान हो जाता है और प्रिया को पूछता है, क्या हुआ? प्रिया बोलती है, आज अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द महसूस हो रहा है। अजय तुरंत ही बेड पर से उठता है और कबाड़ से प्रिया का ड्रेस निकालता है, उसे पहन आता है।
खुद भी चेंज करके ध्रुव को कॉल करता है कि गाड़ी घर के बाहर लेकर आए। कॉल कट करने के बाद अजय प्रिया को गोद में उठाता है और कमरे से निकल जाता है। अजय की बात सुनकर तुरंत ही ध्रुव गाड़ी लाकर मन्नत के बाहर खड़ा करता है। अजय तुरंत ही घर के बाहर निकलता है, गाड़ी में बैठता है, ध्रुव को हॉस्पिटल जाने को बोलता है और ध्रुव को यह भी बोलता है कि हॉस्पिटल में सारे इंतजाम करने के लिए अजय प्रिया के सर को सहलाकर बोलता है, डोंट वरी, हम थोड़ी देर में हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। प्रिया हमें सर हिलाती है और अजय के छाती पर सर रखकर कसकर अजय का टी शर्ट पकड़ लेती है। ध्रुव जी सर सर बोलकर काम पर लग जाता है। ध्रुव 20 मिनट की ड्राइव 10 मिनट में ही फिनिश कर देता है। हॉस्पिटल के गेट पर गाड़ी रोकता है। अजय तुरंत ही गाड़ी से निकलकर प्रिया को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। वहां पर डॉक्टर पहले से ही मौजूद होते प्रिया को चेक करने के लिए ले जाते हैं। लव यू सो मच मेरी स्टोरी को पसंद करने के लिए, आपका प्यार देने के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी स्टोरी और ज्यादा पसंद है। और मेरे कमेंट बॉक्स सर ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा नंबर देखें और लाइक बटन में भी इजाफा हो। CH60 कॉम्प्लिकेशंस। ध्रुव जी सर सर बोलकर काम पर लग जाता है। ध्रुव 20 मिनट की ड्राइव 10 मिनट में ही फिनिश कर देता है। हॉस्पिटल के गेट पर गाड़ी रोकता है। अजय तुरंत ही गाड़ी से निकलकर प्रिया को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। वहां पर डॉक्टर पहले से ही मौजूद होते प्रिया को चेक करने के लिए ले जाते हैं। अजय परेशान होकर कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर काट रहा होता है। आधे घंटे के बाद डॉक्टर प्रिया को चेक करके रूम से बाहर आते हैं। अजय डॉक्टर को देखकर भागकर से पूछता है, डॉक्टर कैसी है मेरी वाइफ, इसे क्या हुआ, अचानक इस तरह पेट में दर्द क्यों हुआ? डॉक्टर अजय को देखकर बोलते हैं, सर क्या हम केबिन में जाकर बात कर सकते हैं? डॉक्टर से बिना कोई सवाल किए अजय उनके पीछे केबिन में चला जाता है। दोनों 9 के दिन में पहुंचते हैं। डॉ अजय को देखकर बोलता है, आपकी वाइफ सुमन प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही अजय की सारी परेशानी छूमंतर हो जाती है। ऑफिस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती और डॉक्टर की बात सुनने के बाद उसकी स्माइल गायब हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं, अब की बार बहुत ज्यादा कमजोर है, उनकी बॉडी गधी बेबी कैरी करने के जितनी मजबूत नहीं। यह बोलकर डॉक्टर चुप हो जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर अजय को बहुत दुख होता है। अजय अपने चेहरे पर बिना कोई भावनाएं पूछता है, इसका क्या उपाय है? अजय के फेस पर कोई भाव नहीं देखकर डॉक्टर के माथे पर पसीना आ जाता है। डॉक्टर पसीना पूछते हुए बोलते हैं, अभी तो बेस्ट ऑप्शन अबॉर्शन, जैसी जैसी बच्चा ग्रोथ करेगा वैसे वैसे मैडम के जान पर खतरा बढ़ता जाएगा, के लिए खतरा बढ़ता जाएगा। यह सुनकर अजय बिना कोई जवाब दिए ऑफिस से निकल जाता है। अजय जैसी ऑफिस से निकलता है तो सामने संजय खड़ा मिलता है। अजय संजय को ऑफिस से बाहर आता देखते हुए पूछता है, डॉक्टर ने क्या बोला? अजय संजय को देखकर बोलता है, अभी तमन्ना कहाँ है? संजय अजय को जवाब देता है, जो मैंने खुद ने उसे लंदन भेजा था अभी वही है। अजय बोलता है, तमन्ना मुझे सुबह तक मेरे सामने चाहिए। अजय का फेसबुक पर संजय कोई सवाल नहीं पूछता है और सूरज की तमन्ना को कॉल लगाकर अगली फ्लाइट पकड़कर इंडिया आने के लिए बोलता है। तमन्ना जी सर बोलकर है, इंडिया आने की तैयारी करनी रखती है। चलिए अब जानते हैं कि तमन्ना कौन है। तमन्ना वर्ल्ड बेस्ट फेमस गायनोलॉजिस्ट है और बहुत सारे फील्ड में भी फेमस है। अजय के खास मेंबर्स में से एक है। बाकी की इंफॉर्मेशन आगे की स्टोरी में पता चलेगी। पूरे कॉरिडोर में बहुत शांति छाई हुई होती है। अजय अपने पॉकेट में हाथ डालकर बस चांद को देख रहा होता है। संजय पीछे से आकर पूछता है, भाई क्या वह बता तो सही। अजय संजय को देखे बिना बोलता है, उसे प्रिया प्रेग्नेंट है। अजय की बात सुनकर संजय को बहुत खुशी होती है और कांग्रेचुलेशन बोलते हुए गले लगा लेता है। अजय आगे बोलता है, डॉक्टर ने बोला है कि उसकी बॉडी अभी बहुत वीक है, अगर नहीं करवाया तो प्रिया की जान को खतरा है। मुझे की बात सुनते ही संजय की फेस की खुशी गायब हो जाती है। संजय अजय के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, डोंट वरी, कोई ना कोई सलूशन तो निकल जाएगा और तमन्ना सुबह तक पहुंच जाएगी। अब तू भाभी के पास जाकर बैठ, उसे कभी भी हो सकता है। अजय संजय को देखकर हाँ में सर हिलाकर प्रिया की वोट की तरफ चला जाता है। अजय प्रिया के बोर्ड में जाता है तो देखता है प्रिया अभी भी सो रही है। अजय प्रिया के बगल में जाकर बैठ जाता। अजय प्रिया कहां तक अपने हाथों को कसकर पकड़कर हाथों को चूमता है और प्रिया को एकटक देखता रहता है। सुबह का वक्त मन्नत में सविता जी सुबह की आरती के लिए होती है, पर अजय को आरती करताना देखकर वह कमरे की तरफ जाती है तो देखकर चौंक जाती है कि कमरे का दरवाजा खुला है। सविता जी कमरे के अंदर जाती है तो अंदर कोई भी नहीं होता। या देखकर सविता जी चौंक जाती है और तुरंत अजय को कॉल लगाती है। सविता जी बार बार अजय को कॉल लगाती है पर अजय फोन नहीं उठाता है तो सविता जी को टेंशन और गुस्सा दोनों आने लगता है। सविता जी फिर से फोन लगाती है पर अजय फोन नहीं उठाता है तो वह गुस्से में फोन पटकते हुए बोलती है, थोड़ी सी भील क्या छोड़ा, यह तो मेरे सर पर ही चढ़ने लगा। यह बोलकर सविता जी सुबह की आरती करती है, उसके बाद दूसरे कामों में लग जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल प्रिया के वार्ड में क्रीम कलर के सिंपल कुर्ती और एंकल लेंथ पैंट, एक पैर में पतली सी चैन पहनी हुई लड़की प्रिया को बहुत ही फुर्ती से चेक कर रही होती। प्रिया को चेक करने के बाद वह कमरे निकल जाती है। डॉक्टर का केबिन, अजय केबिन में सोफे पर बिना कोई भाव के बैठा हुआ होता है। तभी तमन्ना अंदर आते हुए अजय के सामने सर झुकाकर बोलती हैं,
सर पेशेंट अभी कंसीव करने के लिए फुली रेडी नहीं है। अगर वह यह प्रेगनेंसी रखती है तो डिलीवरी के टाइम उनकी जान को खतरा है। अजय तमन्ना की बात सुनकर थोड़े गुस्से में बोलता है, जो मुझे पता है, मैं उसे जानने के लिए तुम्हें इतनी दूर से नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें यह कारण बताने के लिए बुलाया है कि किस वजह से यह कॉम्प्लिकेशंस आई। तमन्ना जवाब देती है, इसके लिए मुझे पेशेंट के ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट करने पड़ेंगे और यह जाना पड़ेगा कि कभी इन्होंने कुछ ऐसी दवाई खाई जो इन्हें नहीं खानी चाहिए। अजय तमन्ना से पूछता है, कितने % चांस है प्रिया के सेफ रहने का। तमन्ना जवाब देती है, यह मैं आपको तब बता सकती हूँ जब मैं पेशेंट की ब्लड सैंपल को पूरी तरह से एग्जामिन कर लूँ और उसका रिपोर्ट्स आ जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी मैसेज कॉम्प्लिकेशंस तभी आती है जब पेशेंट ने पीरियड्स के टाइम ज्यादा पेन किलर लिया हो या फिर किसी ने उन्हें कोई ऐसी दवाई खिलाई हो जो यूट्रस के लिए नुकसानदायक हो। अजय डॉक्टर की तरफ देखता है। डॉक्टर अजय का इशारा समझकर तमन्ना के साथ केबिन से निकल जाता है। डॉक्टर और तमन्ना के जान केबिन से जाने के बाद अजय आंखें बंद करता है और उसके सामने प्रिया का दर्द से कहराता हुआ फेस आता है, जिसे अजय की मुट्ठी कस जाता है। जिस लड़की के लिए पिछले 5 साल से घर जमाई बनकर पूरे शर्मा खानदान की ताने सुनकर, रोज सविता जी के ताने सुनकर हंसते हुए सिर्फ उसके साथ जिंदगी जीने के लिए इतना सब वह बर्दाश्त करता है, जब कल रात उसने उसका दर्द से भरा पीला चेहरा देखकर ऐसा लगा किसी ने शरीर से रूह खींची ली हो। अजय अपने ख्यालों में गुम होता है। तभी उसका फोन बजता है। फोन न पॉकेट से फोन निकालकर देखता है तो उस पर टीना का नाम शो कर रहा होता है। अजय फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से टीना की परेशानी भरी आवाज सुनाई देती है। टीना बोलती है, अजय तुम दोनों कहाँ हो? दीदी का फोन घर पर ही है। अजय बहुत ही शांति से बोलता है, टीना तुम सासू माँ को लेकर पीपल इंटरनेशनल हॉस्पिटल आ जाओ। अजय की बात सुनकर टीना घबरा जाती है, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी उसे नाम से नहीं बुलाया और न ही टीना ने अजय की आवाज में इतनी शांति और कड़कपन सुनी है। टीना जैसे आगे कुछ नहीं पूछती है और बोलती है, ठीक है, मैम को लेकर पहुंच रही हूँ। मन्नत टीना फोन रखती है तो सविता जी पूछती है, बताया वह कहाँ है? प्रिया कहाँ है? टीना बोलती है, अजाना हमें कहीं बुलाया है, आप चेंज करके आओ, मैं भी चेंज करके आते हैं। सविता जी पूछती है, जान हमें कहाँ बुलाया? तू कुछ बता तो सही। टीना माँ को देखकर बोलती है, माँ अजय ने हमें हॉस्पिटल बुलाया है। सविता जी यह सुनते ही सॉन्ग तू जाती है और जीना को देखकर बोलती है, मुझे यकीन है एक ना एक दिन वह मेरी बेटी को तकलीफ जरूर पहुंच जाएगा। टीना सविता जी को देखकर बोलती, ना कभी तो उसकी जान का पीछा छूट दिया करो। दीदी आपकी बेटी है पर उसकी भी तुम पत्नी है, आपको ऐसा क्यों लगता है वह प्रिया दीदी को कुछ नुकसान पहुंचाएगा? टीना सविता जी को बोलती है, मगर आपको जाना है तो जल्दी से तैयार होने जाइए, वरना मैं अकेली के चली जाऊंगी। सविता जी टीना की बात सुनकर बोले, तो 2 मिनट में चेंज कर आती हूँ। यह बोलकर सविता जी चेंज करने के लिए चली जाती है। सविता जी जाता देख टीना चेंज करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। दोनों चेंज करने के बाद पीपल इंटरनेशनल हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं। टीना और सविता जी हॉस्पिटल के अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट को पूछते हैं तो वह बोलती है, यह नाम की कोई भी लड़कियां एडमिट नहीं हुई है। यह सुनकर टीना और सविता जी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। टीना तुरंत ही अपने पॉकेट से फोन निकालकर अजय को कॉल लगाती है और बताती है कि वह लोग हॉस्पिटल आ गए हैं। अजय ठीक है बोलकर फोन कट कर देता है। टीना फोन को देखती होती है। तभी एक नर्स आकर हमसे पूछती है, क्या आप टीना शर्मा हो? टीना तुरंत ही में सर हिलाती है तो नर्स बोलती है, प्लीज आप मेरे पीछे आइए। नर्स की बात सुनकर टीना और सविता जी दूसरे को देखते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद बोलोगे हॉस्पिटल के दूसरे एरिया में पहुंचते हैं, जहां बहुत ही खूबसूरत तरीके से गार्डन बना है और बिल्कुल सुनसान है। सविता जी इधर उधर देखती है तो उन्हें वहां पर एक भी इंसान नहीं दिखता है। सविता जी टीना का हाथ पकड़कर बोलती है, नर्स कहां लेकर जा रही है? टीना सविता जी को देखकर बोलती है, माँ मैं भी आपके साथ ही चल रही हूँ, मुझे क्या पता कि ये हमें कहां ले जा रही है। हम वहां पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा कि वह हमें कहां लेकर गई, इसलिए चुपचाप चलिए। नर्स डॉक्टर की केबिन के बाहर आकर 2 बार दरवाजा खटखटा आती है तो अंदर से कम इन की आवाज आती है। नर्स दरवाजा खोलकर सविता जी और टीना को बोलती है, प्लीज मैम आप दोनों अंदर जाइए। सविता जी और टीना थोड़ा डरते हुए अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो अजय सोफे पर आराम से बैठा हुआ है, जिसे देखकर सविता जी को गुस्सा आता है और उसके पास जाकर गुस्से में बोलती है, तुम मुझे मार के ही छोड़ेगा और तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या किया है जो उसे यहाँ आना पड़ा? मैंने तुझे मना किया था प्रिया को छूने से, तेरी मत कैसे मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की? तुझे क्या लगता है कि करण नहीं है यहाँ तो तू अपनी मनमानी कर लेगा? टीना सिर्फ अजय के फेस को देख रही होती है, जिसमें थकावट परेशानी साफ नजर आ रही है। टीना अपनी माँ को रोकते हुए बोलती है, माँ 1 मिनट के लिए चुप तुम भी हो जाओ, अजय को अपनी बात तो बोलने दो, आप आते साथ ही शुरू हो गई हो। सविता जी टीना की बात सुनकर बोलती है, यह अपनी सफाई में क्या बोलेगा? अगर मेरी प्रिया के बदन पर एक भी खरोच आई तुम्हें इसे जान से मार दूंगी, इसने मुझे कमजोर समझ के रखा है।
अजय सविता जी की सारी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, सासू माँ मैडम जी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उन्हें याद करके सब कुछ सही से बताइएगा। अजय यह बोलकर सोफे पर से उठता है और टीना और सविता जी को लेकर केबिन से बाहर निकल जाता है। वह लोग प्रिया के वार्ड में आते हैं। प्रिया अभी भी नींद की गोली के असर से सो रही होती है। टीना सविता जी प्रिया को इस तरह सोता हुआ देखकर अजय को पूछते हैं, अजय क्या हुआ है प्रिया को? अजय की नजर प्रिया पर होती है और जवाब देता है, अभी नींद की इंजेक्शन की वजह से सो रही हैं। सविता जी पूछती है, क्यों? अचानक प्रिया को नींद की इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ गई? अजय रात का वाक्य सविता जी को बता देता है। यह सुनकर सविता जी जो भी अजय पर गुस्सा थी उनका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। सविता जी अजय को देखकर पूछती है, डॉक्टर ने क्या बोला? अजय बिना कोई भाव के प्रिया को देखकर लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, प्रिया? अजय ने मैडम नहीं प्रिया ही बोला है, प्रेग्नेंट है। यह सुनकर टीना और सविता जी एक साथ अजय को देखकर बोलती है। दोनों एक साथ बोलती हैं, तुमने क्या बोला? फिर से बोलो। अजय बोलता है कि आप प्रेग्नेंट है। यह सुनकर टीना खुशी के मारे अजय के गले लग जाती है और सविता जी अजय को घूर घूर कर देखने लगती है। सविता जी अजय के फेस पर कोई भी खुशी वाला एक्सप्रेशन न देखकर बोलती हैं, क्यों तुम्हारे शक्ल पर यह जानकर 12 क्यों बजे गए? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई यह जानकर? सविता जी की बात सुनकर अजय के दिल में टिस उठती है और उसकी आंखें लाल हो। अजय सविता जी को देखकर कड़क आवाज में बोलता है, जिस चीज के वजह से मैडम को तकलीफ हो वह चीज मुझे कभी खुशी नहीं दे सकती है। यह सुनकर सविता जी बोलती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अजय सविता जी को देखकर बोलते, यह बात का जवाब आपको डॉक्टर देंगे। अजय और सविता जी की कॉम्बिनेशन खत्म होती है। तभी तमन्ना और डॉक्टर भाटिया प्रिया के ब्लड सैंपल से लेकर कमरे से निकल रहे होते हैं। अजय तमन्ना को देखकर बोलता है, तुम्हें जो भी सवाल पूछना हो इनसे पूछो। यह सुनकर तमन्ना सावित्री देखकर बोलती हैं, प्लीज आप मेरे साथ केबिन में आए हैं। यह सुनकर टीना और सविता जी तमन्ना के पीछे केबिन में चली जाती हैं। तमन्ना, अजय, डॉक्टर भाटिया, टीना और सविता जी केबिन में पहुंचते हैं। तमन्ना सविता जी को सोफे पर बैठने का इशारा करती है और वह खुद सामने बैठकर सविता जी से पूछती है, क्या पेशेंट अपने पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन किलर यूज करती थी? सविता जी जवाब देती है, नहीं, प्रिया को पेन किलर्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि प्रिया जब भी पेन किलर लेती उसके बॉडी में खुजली स्टार्ट हो जाती थी, इसलिए प्रिया ने कभी भी पीरियड्स में पेन किलर्स नहीं लिए। मन्नत आगे पूछती है, क्या पेशेंट बचपन में बहुत ज्यादा बीमार रहती थी या फिर उनके टीनेज में? सविता जी तमन्ना की कोई